स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड्स में। कहानी देर से लाने के लिए हम माफी मांगते हैं। यह कहानी काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 113। रूही सावरकर का गांव रामपुर। जब वह लोग कार लेकर गांव के नजदीक पहुंच गए तो रावण को एहसास हो गया कि यहाँ जो भी है बहुत खतरनाक है, जिसका सामना करना इतना भी आसान नहीं होगा। रावण सब जांच पड़ताल करके रूही से बोला, तुम सबको मेरी एक सलाह है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, कार से बाहर कोई नहीं आएगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम लोग कार के अंदर रहोगे तभी तक सेफ रहोगे। अगर गांव के लोग हमलावर हो जाए तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ से निकल लेना, क्योंकि यहाँ आस-पास के गांव भी ज्यादा सेफ नहीं है। रूही बोली, क्या मैं साथ में चलूं सर? नहीं, कार से बाहर कोई नहीं आएगा। यह बोलकर रावण कार से उतरकर मंत्र पढ़कर कार के चारों तरफ पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद कार से कुछ कदम आगे बढ़कर वह एक तारे के आकार का चित्र धरती पर बनाकर उसी के बीच में बैठ गया और मंत्र जाप शुरू कर दिए। रावण को मंत्र जाप करते कुछ ही समय हुआ था कि वहां गांव के पागल लोग बिना कपड़े के ही दौड़ते हुए आने लगे। यह देखकर सब बॉडीगार्ड्स और रूही डर गए। एक बॉडीगार्ड बोला, यह सब बिना कपड़े पहने ही इस ओर क्यों आ रहे हैं? दूसरा बॉडीगार्ड बोला, सुबह का टाइम है, सब सो रहे होंगे और रावण जी के मंत्र जाप की वजह से जिस तरह सो रहे थे वैसे ही भागे आ रहे हैं। लेडीज हो या जेंट्स, जो जैसे सो रहा था वह वैसे से उठकर भागते हुए वहां पहुंचने लगा। वह लोग बुरी आत्माओं के कंट्रोल में पूरी तरह से आ चुके थे, इसलिए उन लोग को कपड़े पहनने का भी ख्याल नहीं रहा। रावण के करीब जैसे ही वह लोग पहुंच रहे थे, सब लोग बेहोश होकर जमीन पर ही गिरते जा रहे थे। लगभग 1 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वहां लोगों का आना बंद नहीं हो रहा था। रावण के चारों तरफ मौत के कुएं की तरह इंसानों का मीनार बन चुका था। मंत्र का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे वहां दूसरे गांव के लोग भी आने लगे थे, जो इन आत्माओं का प्रभाव में आ गए थे। रावण के गले में लटका हुआ लॉकेट बहुत ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि आज उसको बहुत दिन बाद इतने ज्यादा मात्रा में भोजन मिला था। वह लॉकेट खुद में ही आज इतना ताकतवर हो गया था कि रावण मंत्र जाप ना भी करे तो वह लॉकेट खुद ही अपना शिकार कर ले। रावण को आज पहली बार एहसास हुआ कि उसका लॉकेट क्या कर सकता है और क्या नहीं। रावण लॉकेट की ताकत को पहचान चुका था। जब वहां लोग आने बंद हो गए तो रावण ने सोचा, चलो अब इस गांव का शुद्धिकरण हो गया। रावण अपनी जगह से उठने ही वाला था कि एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरे इलाके में आकर मुझको ही ललकार रहा है? क्या उसको पता नहीं है कि मुझसे आज तक जो भी टकराया है उसकी मौत निश्चित है? यह सुनकर रावण से रहा नहीं गया और वह बोला, मैं हूँ, क्या कर लोगे मेरा? तुमसे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। यह सुनकर वह 18 साल की दुबली पतली पर एक मॉडल की तरह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की बोली, मिस्टर तांत्रिक, क्या तुमको पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? रावण बोला, हाँ, एक पागल हो चुकी आत्माओं के गुरु से, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ना उसके पास कोई ऐसी वजह है जो गांव के लोग को मार सके या पागल कर सके, पर वो पागल आत्मा यह कर रही है। वह लड़की बोली, मिस्टर योगी यही नाम है ना तुम्हारा? तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमको यहाँ पर खत्म भी कर दूं तो जिस परिवार के तुम बॉडीगार्ड हो ना, वह भी तुमको बचाने नहीं आएगा। मुझे पता है कि तुम सिंह परिवार में रहकर कुछ तंत्र विधा सीख गए हो, पर तुमको यह भी याद रखना होगा कि मैं कोई आत्मा नहीं बल्कि एक राक्षसी हूँ, जिसका ना कोई रूप है ना रंग। तुम अगर मेरे साथ आकर मिल जाओ तो मैं इसी भेष में रोज तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करने को तैयार हूँ। रावण यह सुनकर हंसने लगा, हाँ हाँ, क्या तुम पागलों की सरदार हो मिस राक्षसी? और तुम पृथ्वीलोक पर कैसे पहुंची? तुमको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, फिर भी तुम यहाँ पर हो। इसका मतलब पृथ्वीलोक पर कोई बहुत बड़ा संकट आने का अनुमान है। तुम जैसे लोग को मारने के लिए ही तो मैंने इस धरती पर जन्म लिया।
वह राक्षसी हंसकर बोली, तुम पागल हो, तुम जैसा तुच्छ इंसान मुझसे पंगा लेगा, तुम्हारे लिए तो मेरे चमचे ही काफी है। यह बोलकर उसने एक इशारा किया तो एक साथ वहां डरावने चेहरे वाले 10 राक्षस हंसते हुए वहां पर प्रकट हो गए। रावण के साथी जो कार में बैठे हुए थे, वह सब उन राक्षस के डरावनी फेस को ही देख डर गए थे। उन लोग को यह सब देखकर भरोसा नहीं हो रहा था कि आज के युग में भी ऐसे राक्षस इस ग्रह पर है। रावण इतने राक्षस एक साथ देखकर थोड़ा बहुत डरा, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखा और बोला, बस इतने ही है तुम्हारे चमचे, इतने को तो मैं अपने नाश्ता में ही खा जाऊंगा। वह राक्षसी हंसकर बोली, मिस्टर योगी, पहले इनका सामना तो करो, फिर देखते हैं कि तुम किस काबिल हो। यह बोलकर उस राक्षसी ने अपने साथियों को इशारे से रावण पर हमला करने को बोला। वह सभी राक्षस रावण की ओर बढ़ने लगे। रावण भी गांव वालों से बनी मौत के कुएं से निकलकर बाहर आया और अपनी पोजीशन लेकर खड़ा हो गया उन सब का सामना करने के लिए। इधर रूही के फोन पर अयाना का कॉल आया। रूही ने कॉल उठा लिया और बोली, बोस यहाँ खतरा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अयाना को रूही की बात सुनकर झटका लगा। वह बोली, रावण जी कहाँ है, दिखाओ मुझे अभी, मैं देखना चाहती हूँ। रूही ने कैमरा को रावण जहां खड़ा था उस ओर कर दिया। अयाना वहां का नजारा देखकर शॉक हो गई और उसके हाथ से फोन छुटकर खाने के मेज पर गिर गया, जिससे वहां जो चल रहा था वह राकेश जी, काव्या और भावना मिश्रा जी के छोटे भाई रोशन और रौनक सबने देखा और सब उस सीन को देखकर शॉक में चले गए थे। लेकिन राकेश जी शॉक से बाहर आए और अयाना का फोन अपने हाथों में उठाकर बोला, तुम सब कार में क्यों बैठे हो, बाहर जाकर उसकी मदद करो, वह अकेले उन सब का सामना नहीं कर पाएगा। रूही बोली, पर सर, रावण जी ने सबको कार से बाहर जाने से मना कर रखा है। राकेश जी तेज आवाज में बोले, तुम सब बाहर जाओ, यह मेरा आदेश है। रावण को कुछ नहीं होना चाहिए, हो सके तो वहां से सब भागने की कोशिश करना। मुझको नहीं लगता कि तुम सब मिलकर भी उन पहाड़ जैसे राक्षस से सामना कर पाओगे। राकेश जी की बात मानकर कार से पल्लवी को छोड़कर सब अपने अपने हाथ में गन लेकर बाहर आ गए। फोन अभी भी चालू था और कार में ही रखा हुआ था रावण की ओर कैमरा करके, जिससे वहां जो भी हो रहा था वह सब उन लोग को दिखाई दे। रावण सबको कार से बाहर आते देखकर बोला, तुम सब कार से बाहर क्यों आ गए? मेरे मना करने के बाद भी? चलो अब आ गए तो मेरे पीछे ही रहना। सब लोग रावण के पीछे आगे खड़े हो गए। रावण अपने गुरु के दिए हुए तलवार को बाहर निकाल चुका था। राक्षसों ने भी अपने हाथ में बड़े बड़े हथौड़ा ले रखा था। वह रावण के करीब पहुंचते ही राक्षस रावण पर अपने हथौड़े से हमला करने लगे। रावण भी हथौड़े से बचते हुए उन सब राक्षसों पर हमला करने लगा। रावण के साथी उन राक्षस पर फायरिंग करने लगे, पर उन सब राक्षस पर फायरिंग का कोई असर नहीं हो रहा था। रावण के सभी साथी यह देखकर डर गए थे कि अब हम लोग का क्या होगा। रावण बोला, तुम सब कार लेकर यहाँ से जाओ, नहीं तो यह सब मुझको तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर तुम लोग मारे जाओगे। मैं यह नहीं चाहता तुम सब मारे जाओ। वह सब पीछे हट ही रहे थे कि 2 राक्षस ने उन लोग पर हमला कर दिया, जिसके कारण रावण के 3 साथी मारे गए। रावण यह देखकर गुस्सा होकर रूही से बोला, रूही तुम सब यहाँ से जाओ जल्दी। रावण राक्षस से बचते हुए रूही को कार तक छोड़ा। रूही कार में बैठी ही थी कि एक राक्षस ने रावण के 2 साथियों को और मार डाला। रूही कार में बैठ तो गई, पर वहां से रावण को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। रावण बोला, तुम यहाँ से जाओगी या मरना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जल्दी। रूही कार स्टार्ट कर वहां से निकलने ही वाली थी कि एक राक्षस ने उस कार पर ही अपने हथौड़े से हमला कर दिया। यह देखकर रावण बिना 1 सेकेंड भी गवाए उस कार को जोर से धक्का मारा, जिससे वह कार कुछ मीटर पीछे चली गई। रूही तब तक कार स्टार्ट कर चुकी थी। वह कार लेकर वहां से निकल गई। रावण उस राक्षस के दोनों पैरों को तलवार के एक तेज वार से काट दिया, जिसके कारण वह राक्षस जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा
उस राक्षस की आवाज वहां से बहुत दूर दूर तक जा रही थी, जिसके कारण वहां से कुछ दूरी पर जो गांव थे वहां के लोग यह आवाज सुनकर डर गए और वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया। पुलिस भी उस गांव में जाने से डरते थे, इसलिए वह खबर अपने सीनियर अफसर को दिए। तब उनके सीनियर अफसर बोले, ठीक है, इस खबर को मैं सरकार तक पहुंचा देता हूँ। तुम लोग वहां ना जाओ, मैं सरकार से आर्मी भेजने की बात करता हूँ, तब सब साथ में चलेंगे। राकेश जी अभी भी काल पर ही थे। वह रूही से बोले, रूही तुम तो आर्मी से हो ना, सेनाध्यक्ष को यह खबर दो कि उस गांव में क्या चल रहा है और जल्द से जल्द वहां आर्मी भेजे, नहीं तो पता ना रावण के साथ क्या होगा। रूही बोली, ठीक है सर, मैं अभी बात करती हूँ। यह बोलकर रूही ने फोन कट कर दिया और सेनाध्यक्ष के पास कॉल करने लगी। पहला कॉल तो सेनाध्यक्ष ने नहीं उठाया, पर दोबारा कॉल आने पर सेनाध्यक्ष ने कॉल उठाकर बोला, तो मिस कर्नल आप तो जॉब छोड़ चुकी है, तो आपने मुझको कैसे याद किया? रूही बोली, सर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरे गांव में बहुत सारे राक्षस ने हमला कर दिया है, प्लीज आप वहां जल्द से जल्द आर्मी अफसर को भेजे, नहीं तो हजारों लोग मारे जाएंगे। सेनाध्यक्ष हंसते हुए बोले, मिस कर्नल तुम जॉब छोड़ने के बाद दिन में ही सपने तो नहीं देख रही हो, तुमको पता भी है तुम क्या बोल रही हो। रूही बोली, सर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे गांव के लोकल पुलिस स्टेशन में पता करे, और मैंने एक वीडियो भी आपके पास भेजा है, देख ले। सेनाध्यक्ष बोले, ठीक है, अगर यह सच है तो मैं तुरंत वहां आर्मी भेजता हूँ, अगर झूठ होगी तो मिस कर्नल मैं आपको जेल भेजकर ही दम लूंगा। रूही बोली, ठीक है सर, यह बोलकर कल कट कर दिया। रूही उसके गांव से बहुत दूर आ चुकी थी। वह अपनी कार को एक मार्केट में रोकर उसी में बैठकर आर्मी आने का इंतजार करने लगी। सेनाध्यक्ष ने रूही के द्वारा भेजा गया वीडियो देखे तो उनके पसीने आने लगे। वह यह देखकर हैरान थे कि यह सब तो सच में राक्षस ही है। सेनाध्यक्ष वीडियो देखने के बाद वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में पता किया तो यह बात सच निकली। सेनाध्यक्ष ने आर्मी को भेजना वहां सही नहीं समझा। वह वहां पर एयरफोर्स के मार्कोस कमांडोज के बटालियन को भेजना का सोचा और उन्होंने एयरफोर्स के सेनाध्यक्ष को मैसेज कर दिया। एयरफोर्स के सेनाध्यक्ष को जब यह खबर मिली तो वह भी हंसे, पर जब उन्होंने उन राक्षस का वीडियो देखा तो उनके भी पसीने आने लगे। वह तुरंत अपने एक बटालियन को वहां पर जाने का आदेश दे दिया। वह बटालियन उत्तर प्रदेश के ही एक एयरफोर्स स्टेशन पर थी, इसलिए वह लोग तुरंत 6-7 हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल गए। आर्मी की 2 बटालियन भी उस एरिया के घेराबंदी करने के लिए निकल चुके थे। लंदन मिश्रा विला। राकेश जी तो थोड़ा बहुत शांत दिख रहे थे, पर अयाना, काव्या और भावना तीनों के आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। अयाना बोली, पा हम लोग वहां पर नहीं जा सकते अभी। राकेश जी बोले, बेटा हम लोग वहां से इतने दूर है कि वहां पहुंचना तो दूर, हम यहाँ से अभी भी निकलेंगे तो कल सुबह में पहुंच पाएंगे। तुम सब सोने जाओ, मैं देखता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तुम सब चुप हो जाओ। अगर रावण को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो वह भी रूही के साथ वहां से निकल चुका होता। तुम लोग फिक्र मत करो, अभी वह ठीक ही होगा। पर कोई भी सोने जाने को तैयार नहीं हो रहा था, सब वहीं पर बैठे रहे। इधर रावण लगातार उन राक्षस को चोट पहुंचा रहा था, पर वह रावण को कुछ नहीं कर पा रहे थे। रावण ने लगभग सभी राक्षसों का कोई ना कोई अंग काट ही डाला था। कुछ तो जमीन पर पड़े पड़े दहाड़ रहे थे, तो कुछ घुसे में रावण पर हमला कर रहे थे। पर वह जब भी रावण पर हमला करते, रावण उन राक्षसों का कोई ना कोई अंग काटे जा रहा था। यह देखकर राक्षसों की गुरु, सबसे ताकतवर राक्षसी, अपनी खूबसूरत रूप को त्याग कर राक्षसी रूम में आ गई और एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी लेकर रावण की ओर बढ़ने लगी। रावण भी उस राक्षसी का इतना विशाल रूप देखकर डर गया। वह राक्षसी की हाइट लगभग 16 फुट से भी ज्यादा थी। वह दिखने में एक पहाड़ की तरह थी। उसको आगे बढ़ते देखकर रावण भी पीछे हटने लगा
और उसके साथी राक्षसों को और तेजी से चोट पहुंचाने लगा, जिसके वजह से वहां से दूर दूर के गांव के लोग भी डर के मारे अपनी घर बार छोड़कर वहां से भागने लगे थे। रावण ने कुछ 1 मिनट में ही सभी राक्षसों को अधमरा कर चुका था। किसी के पैर काट डाले, किसी का हाथ तो किसी का सीना फाड़ डाला था। रावण यह नहीं चाहता था कि जब वह राक्षसी से युद्ध कर रहा हो तो उस राक्षसी के साथी उस पे हमला करे, और किया भी बिल्कुल वैसा ही। वह राक्षसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वह अपने साथियों को ऐसे तड़पते हुए देखकर उस राक्षसी के आंख में खून उतर चुका था। वह रावण के तरफ तेज गति से हमला करने लगी। उसका हमला इतना तेज था कि रावण बाल बाल ही बच पा रहा था। अगर एक बार भी उस राक्षसी का वार रावण के शरीर में टच भी कर जाता तो रावण की मौत निश्चित था। रावण जैसे तैसे बचते हुए अब हमला करना शुरू कर चुका था। रावण का वार राक्षसी को सीधे सीधे जख्म दे रहा था। यह देखकर वह राक्षसी को रावण से डर लगने लगा। वह राक्षसी अपने गुफा की ओर भागने लगी। रावण भी उसके पीछे भागने लगा। चैप्टर 114। रावण उस राक्षसी के पीछे भागते भागते उस गांव के जंगल में पहुंच चुका था। वह राक्षसी भागते जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वह घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए तो वह राक्षसी वहीं रुक गई और हंसकर बोली, इस पागल इंसान को मार डालो। यह सुनकर रावण को समझ आ गया कि उसके और भी साथी यहाँ पर है। उस राक्षसी की बात सुनकर रावण पर एक साथ चारों तरफ से तलवारों से हमले हुए। रावण जैसे तैसे उस हमले से बच पाया था, पर उसके एक बाजू पे कट लग चुकी थी। रावण भी चारों को एक साथ हमले करते देखकर पीछे भागा और एक एक कर सबके हाथ पांव काटने लगा। यह देखकर राक्षसी भी उन लोग के साथ आकर रावण पर हमला करने लगी। रावण भी अपनी तलवार की गति बढ़ते हुए तलवार की लंबाई भी बढ़ा दिया, जिसके कारण एक साथ ही वह चारों राक्षस मारे गए। वह राक्षसी यह देखकर डर गई और फिर से भागने लगी, पर रावण उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह राक्षसी थक हार कर रावण के साथ युद्ध करने का सोचा। वह वहीं रुकर रावण पर हमले शुरू कर दिए, जो पहले से भी तेज थे। इसके कारण रावण को उस पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। उस राक्षसी ने रावण के शरीर में 10-12 जगह घाव दे चुकी थी, जिससे रावण के शरीर से खून लॉस होने कारण रावण को अब थकान होने लगी थी। रावण ने हार ना मानते हुए उस राक्षसी पर हमला करने लगा। लगभग 10 वार के बाद रावण का एक वार उस राक्षसी के गर्दन पर लगा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। राक्षसी के मौत के बाद रावण एक पेड़ से ओट लेकर वहीं पर आराम करने लगा। कुछ देर आराम करके जब वह उठा तो उसकी लाकेट चमक रही थी। यह देखकर रावण उस राक्षसी के करीब जाकर उसके थैला में चेक किया तो उसमें कुछ काले रंग के पत्थर और कुछ लाल रंग के पत्थर थे। रावण ने जब उन पत्थर को हाथ में उठाकर देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। रावण अपने लॉकेट को चमकते हुए देखकर उन पत्थरों को लॉकेट के करीब लेकर गया तो लॉकेट तुरंत उस पत्थर को निगल गया। रावण यह देखकर हैरान था कि लॉकेट पत्थर को भी खा सकता है। रावण वहीं पर बैठकर अपने जख्म को ठीक होने का इंतजार करने लगा। इधर आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने पूरे गांव को अपने अंडर में ले लिया था। गांव के जो लोग बिना कपड़े पहने बेहोश पड़े थे, उन लोग को वहां उस हालत में देखकर सैनिक हैरान थे कि आखिर पूरे गांव के लोग मौत के कुएं के सामने एक जगह कैसे बेहोश हो सकते हैं। सैनिक उन लोग के घर से कपड़े लाकर सबको कपड़े पहना कर वहां से हॉस्पिटल भेजने लगे। जब सब लोग वहां से खाली हो गए तो वहां पर एक स्टार बना मिला। सैनिक समझ गए कि जरूर यहाँ पर कोई बड़ा तांत्रिक आया था। जो राक्षस जमीन पड़े पड़े तड़प रहे थे, उन सब राक्षस को जाल में कैद कर लिया गया था और सबको मजबूत चैन में बांध कर रखा गया था। पर सैनिकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह राक्षस यहाँ पर आए कैसे और इन सबको मारा किसने, वह भी इतनी बेरहमी से। इन लोग को मारने वाला तो इन सब से भी खतरनाक होगा।
सैनिक पूरे गांव को शील करके खोजबीन कर रहे थे कि यहाँ पर और राक्षस तो नहीं है और इनको घायल करने वाला इंसान कौन है। रूही भी वहां पहुंच चुकी थी और रावण की खोजबीन में जुट चुकी थी। उसको जंगल की ओर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए तो वह कुछ सैनिक के साथ जंगल की ओर जाने लगी। वह लोग जंगल में 500 मीटर ही चले थे कि उनको वहां 4 राक्षस की डेथ बॉडी मिली, जिसको देखकर सैनिकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने ताकतवर राक्षसों का सर काटने वाला इंसान कौन है। 2 सैनिक वहीं रुककर उन राक्षसों को जांच पड़ताल करने लगे कि इन लोग को किस औजार से मारा गया है। रूही और कुछ सैनिक आगे जंगल के अंदर जाने लगे। उन लोग को कुछ मिनट चलने के बाद ही वहां पर एक बहुत बड़ी राक्षसी की बॉडी पड़ी दिखाई दी, जिसको देखकर सैनिक डर गए और सब 2 कदम पीछे हट गए। वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा रहा था कि वहां 2 खतरनाक योद्धा आपस में युद्ध किए हो। रूही ने सैनिकों को वहीं पर जांच करते हुए छोड़कर आगे बढ़ी तो वह एक गड्ढे में गिरते हुए अंदर चली गई। यह देखकर वहां जितने भी सैनिक थे वह डर गए और उस गड्ढे के करीब जाकर उसकी जांच शुरू कर दिए। तब तक उस जंगल में भी बहुत सारे सैनिक पहुंच चुके थे और उस राक्षसी को देखकर डरकर उससे दूरी बनाकर ही खड़े थे। तभी एक सैनिक वहां भागते हुए आकर बोला, सर रूही जी एक गड्ढे में गिर गई है, उनको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह सुनकर सीनियर अफसर बोला, चलो दिखाओ कि वह कहाँ गिरी है। सीनियर अफसर जब वहां पहुंचा तो उस गड्ढे को देखा तो उसके अंदर से भी राक्षसों की आवाज आ रही थी। वह सीनियर अफसर बोला, यह राक्षसों का घर है, इसके अंदर एक रस्सी डालो और जो भी इसके अंदर जाएगा वह हैंड ग्रेनाइट लेकर जाएगा। पता ना और कितने राक्षस इसके अंदर छुपे हुए हैं, तो कौन इस गड्ढे में उतरने को तैयार है। यह सुनकर सभी जवान पीछे हटने लगे। वह जानते थे कि अगर बाहर इतने खतरनाक राक्षस है तो अंदर भी हो सकते। जब कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तो वह सीनियर अफसर ही उस गड्ढे में रस्सी के सहारे उतरने लगा। अंदर उस गड्ढे में गिरने के बाद रूही एक गुफा में पहुंच चुकी थी, जहां राक्षसों के छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। रूही उन राक्षस से दूरी बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। वह कुछ ही दूर आगे बढ़ी तो उसको एक 6 फुट बड़ा राक्षस का सर जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिया। रूही उस सर को देखकर डरकर वही बेहोश हो गई। वह जमीन पर गिरी तो धम की आवाज हुआ, जिसको सुनकर रावण जो वहां से कुछ ही दूरी पर था उसको लगा कि कोई और राक्षस है। वहां पर वह अंदर आकर देखा तो वहां रूही जमीन पर पड़ी हुई थी और एक राक्षस का छोटा बच्चा उसके तरफ बढ़ रहा था। रावण ने उस बच्चे को तलवार एक ही वार खत्म कर दिया और रूही को उठाकर अपने कंधे पर रखकर गुफा के बाहरी छोर पर जहां झील बह रही थी वहां आकर रूही को एक जगह लेटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। कुछ ही सेकंड में रावण को लेटे लेटे नींद आ गई। तीनों सेनाध्यक्ष को यह पता चल चुका था कि उस गांव में राक्षसों का एक अड्डा है। तीनों सेनाध्यक्ष ने अपने में राय सलाह करके उस गांव को पूरी तरह से सील करने का हुक्म जारी कर दिया, जिससे पब्लिक तक यह खबर ना पहुंच पाए। भारत सरकार को भी इस घटना की पूरी जानकारी दे दिया गया था। नितिन पटेल को यह खबर मिलते ही वह तीनों सेनाध्यक्ष को बोल दिया था, चाहे कुछ भी हो पर यह खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। आर्मी के सेनाध्यक्ष तो खुद उस गांव का दौर पर पहुंच चुके थे खबर को पूरी जानकारी लेने के लिए। इधर जिन लोग को उस गांव से हॉस्पिटल भेजा गया था वह सब ठीक हो चुके थे। वह सब अपने गांव आने के लिए बेचैन थे, पर उन लोग को गांव से ही कुछ दूरी पर एक कैंप बनाकर रुकवाया गया था। मीडिया रिपोर्टर को तो यह बात तो पता था कि उस गांव में कुछ अजीब है और उस गांव के लोग पागल हो चुके हैं, पर मीडिया रिपोर्टर को यह खबर लग चुकी थी कि उस गांव को आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले चुकी है और उस गांव के सभी लोग ठीक हो चुके हैं, कोई भी पागल नहीं है। यह सुनकर मीडिया रिपोर्टर कंफ्यूज थे। वह लोग उस गांव के लिए निकल गए। इधर जब सेनाध्यक्ष को पता चला कि रूही एक गड्ढे में गिर गई है और उसको बचाने एक अफसर और अंदर गया है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गए और सैनिकों से सारी जानकारी इकट्ठे करने के बाद बोले, इस गड्ढे के जांच के लिए और सैनिक क्यों नहीं गए।
अगर सबको अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है तो आर्मी में आए किस लिए? मुझे 10 मिनट में इस गणे की पूरी जानकारी चाहिए और मेरे दोनों कर्नल जीवित चाहिए। यहाँ जीतने भी सैनिक है, सब इस गणे में एक साथ जाओ। यह सुनकर सभी सैनिक एक एक करके उस गणे में जाने लगे। सेनाध्यक्ष उस गणे से कुछ दूरी पर एक पत्थर के ऊपर बैठकर सोच विचार करने लगे कि आखिर यह राक्षस प्रजाति यहाँ पर आई कैसे? अगर यह इतने दिन से यहाँ रह रहे थे तो किसी को पता कैसे नहीं चला, जबकि रूही सावरकर का गांव भी तो यही है। क्या रूही सावरकर भी यहाँ आने से डरती थी? इधर सैनिक गणे में उतरकर गुफा के अंदर पहुंच चुके थे और अपने सीनियर अफसर और रूही को खोजने में लगे हुए थे। उन लोग को वहां गुफा में राक्षस के बच्चों की डेथ बॉडी दिखाई रहे थे, जिनके हाथ पांव सर कट के इधर उधर बिखरे पड़े थे। झील के किनारे रावण और रूही सो रहे थे। तभी रूही के फोन पर कॉल आने लगा। फोन के रिंग की आवाज सुनकर वह अफसर जो रूही को खोजने गुफा में आया था वह वहां पहुंच गया और रूही और एक लड़के को सोते हुए देखकर सोचा, लगता है यह लड़का रूही का साथी है। वह अफसर रूही के पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो फोन पर वीडियो कॉल आ रहा था। नंबर सेव नहीं था, इसलिए वह अफसर कॉल उठाने में हिचकिचा रहा था। लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से उस अफसर ने कॉल उठाया तो फोन में उस तरफ अयाना थी। वह अफसर अयाना को देखकर शॉक हो गया था। वह अफसर कुछ बोल भी नहीं पाया। अफसर को कुछ ना बोलते देखकर अयाना बोली, रूही कहाँ है? क्या वह ठीक है? वह अफसर कुछ बोल तो नहीं पाया, पर कैमरा को रूही और रावण की ओर कर दिया। अयाना रूही और रावण की आंखें बंद पड़े हुए देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए और गला भर गया। कुछ सेकंड रुककर अयाना बोली, क्या वह दोनों जीवित है? वह अफसर बोला, जी यह दोनों नींद में है पर अभी जीवित है। मुझे नहीं लगता इन दोनों को कोई ज्यादा जख्म आए हैं। यह सुनकर अयाना बोली, तुम उन दोनों को वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। तुमको जितने रुपए चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वह सैनिक बोला, मैम शायद आप मुझको पहचान नहीं पाई है। मैं आपके सिंह परिवार के ही सदस्य का बेटा हूँ। मेरे पूर्वज आज तक सिंह परिवार के ही वफादार रहे हैं। मैं सिंह परिवार के कुक श्याम लाल का बेटा हूँ। जब सिंह परिवार खत्म हो गया था तो मैं आर्मी में चला आया था, पर आप जीवित है तो मैं कैसे सिंह परिवार को छोड़कर आर्मी में रह सकता हूँ? अयाना बोली, ठीक है, पर अभी तुम उन दोनों को वहां से लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद देखती हूँ तुमको क्या काम देना है। वह अफसर बोला, जी बॉस, मैं अभी इन लोग को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। उस अफसर ने फोन कट करके रूही को उठाने गया ही था कि रावण की नींद खुल गई। रावण एक आर्मी अफसर को रूही को उठाते देखकर कुछ नहीं बोला और आंख मलते हुए झील के करीब जाकर आंख पर पानी मारा। जब वह फ्रेश हो गया तो उस आर्मी अफसर की ओर देखकर बोला, रूही को यहाँ लेकर आओ और उसके चेहरे पर थोड़ी पानी मारो, वह खुद ही चलने लायक हो जाएगी। उस आर्मी अफसर ने वैसा ही किया। रूही के मुंह पर पानी जाते ही वह हड़बड़ा कर उठी तो वह एक आर्मी अफसर के बाहों में थी। यह देखकर वह थोड़ा घूसा होकर बोली, लगता है तुम अपनी पहचान भूल गए हो। तुमने मुझे अपने गोद में कैसे उठा रखा है? यह सुनकर रावण बोला, क्या मिस कर्नल अब तुम आर्मी में नहीं हो और यह सैनिक तो अपना कार्य कर रहा था, तो इसमें घुसा वाली तो कोई बात ही नहीं है। रूही रावण की आवाज सुनकर उसके तरफ देखकर बोली, तो हमारे बॉस अभी भी जीवित है, क्या उनको किसी राक्षस ने खाया नहीं? मिस कर्नल, हम जहाँ होते हैं वहाँ इन जैसे तुक्ष प्राणी की हिम्मत कहाँ जो हम पर हमला कर दे। वह सैनिक रूही और रावण के बातों को सुनकर समझ गया था कि रावण किसी बड़े परिवार का बॉस है। वह ज्यादा टाइम ना लेते हुए बोला, रूही जी, अयाना मैम का आदेश है कि आप दोनों यहाँ से तुरंत बाहर चले, वह भी बिना किसी के नजरों में आए हुए। यह सुनकर रावण बोला, तो आपकी बॉस क्या चाहती है? हम लोग इस झील में उतरकर मारे जाए। जिधर से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हम लोग बाहर भी जाएंगे। चलो चलते हैं। और तुम मिस्टर सैनिक हो कौन तुम, जो अयाना जी से डायरेक्ट बात कर लिए? वह सैनिक बोला, सर
मैं सिंह परिवार का कुक्का बेटा घनश्याम लाल हूँ। सिंह परिवार के खत्म होने के बाद सिंह परिवार के ज्यादा वफादार लोग के लड़के या लड़कियां सब आर्मी में ही चले गए हैं, क्योंकि सबको आशा थी कि सिंह परिवार का कोई सदस्य तो जीवित होगा ही। उस दिन हम लोग फिर से सिंह परिवार लौट आएंगे। रावण बोला। तो घनश्याम जी, आपको पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं सर, मुझको तो आपके बारे नहीं पता है, पर मुझको इतना जरूर पता है कि आप सिंह परिवार से ही है। रूही बोली। मिस्टर घनश्याम जी, यह रावण सिंह है, सिंह परिवार के बड़े बेटे। यह सुनकर वह सैनिक अपने घुटनों के बल बैठ गया और रावण के पैर जैसे ही छूने वाला था, रावण ने अपने दोनों हाथ से उसको रोका और गले लगाकर बोला, घनश्याम, तुम सिंह परिवार के वफादार लोगों में से एक महत्वपूर्ण इंसान के बेटे हो। तुम मेरे पैरों पर तो गिरने लायक नहीं। चलो, मैं तुमको आज से अपने साथ रखूंगा, और जो लोग भी मेरे परिवार में पहले रह चुके हैं या मेरे परिवार के वफादार थे, आज से तुम उन लोग को खोजो और दिल्ली में रावत हाउस पर आकर मिलो। अभी मेरे साथ गए तो शक होगा, इसलिए तुम पहले सब लोग को फिर से इकट्ठा करो, फिर लेकर वहां पर आ जाना। पर मेरे बारे में किसी को मत बताना, समझ गए? वह सैनिक खुश होकर बोला, जी बॉस, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। वह तीनों वहां से गुफा से होते हुए गढ़े के रास्ते की ओर बढ़ गए। उन लोग को बहुत सारे सैनिक मिले, लेकिन वह लोग सबको वहां से राक्षसों को एक जगह इकट्ठा करने को बोलकर खुद आगे बढ़ गए। चैप्टर 115। क्या भारत सरकार और आर्मी को पता चल पाएगा कि इन राक्षसों को किसने मारा? क्या यह सब राक्षस दूसरे लोक से पृथ्वीलोक पर आए थे या किसी साइंटिस्ट ने इनको लैब में तैयार किया था? रावण, रूही और वह अफसर तीनों रस्सी के द्वारा उस गुफा से बाहर निकल कर आए तो सेनाध्यक्ष उन दोनों को वहां देखकर खुश थे, लेकिन रूही के साथ एक कम उम्र के लड़के को देखकर सेनाध्यक्ष बोले, रूही सावरकर, आपके साथ यह लड़का कौन है? सर, यह मेरा असिस्टेंट योगी है, इसका इस दुनिया में कोई है नहीं, तो मैंने इसको अपने साथ रख लिया है। मुझको मुश्किल में देखकर यह भी गड्ढे में चला गया था। सेनाध्यक्ष बोले, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा? यह सुनकर रूही बोली, सर, आप इसको कैसे देख सकते? आपने दूसरे किसी को देखा होगा। क्या मैं चलूं यहाँ से? मुझे कल से अपने जॉब पे भी जाना है। सेनाध्यक्ष बोले, जाओ, तुमको रोक कौन सकता है, पर जरूरत पड़े तो आर्मी की मदद करने आते रहना। जी सर, बिल्कुल, आप बुलाएं और मैं ना आऊं, यह कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। यह बोलकर रावण और रूही वहां से निकल गए। सेनाध्यक्ष को तो उस लड़के को देखते ही पता चल गया था कि वह कौन है और यहाँ जो राक्षस मारे गए हैं उनको किसने मारा होगा। पर सिंह परिवार और पीएम के दुश्मनी की बात भी वह जानते थे, इसलिए वह वहां पर कुछ बोलना सही नहीं समझा। घनश्याम लाल सेनाध्यक्ष को शांत बैठे देखकर बोला, सर, यहाँ पर जो राक्षस मारे गए हैं उनको किसने मारा है कुछ पता नहीं चला पाया है, और यह सब लैब द्वारा तैयार किए गए थे। इनको बनाने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल किया गया है, और जिस इंसान ने इनको बनाया था वह खुद भी इनके द्वारा मारा गया, जिसके कारण किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि इस गांव सब लोग पागल कैसे हो गए थे। हम उस इंसान का नाम उजागर करें तो कैसा रहेगा? सेनाध्यक्ष बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं, सब राक्षस की बॉडी को इकट्ठी करो और उसमें आग लगा दो। सेनाध्यक्ष के कहे मुताबिक सारे सैनिक उन राक्षसों को उस गुफा के अंदर डालना शुरू कर दिए। जब सारे राक्षस को उस गुफा में डाल दिया गया, उसके बाद उसमें तेल डाला गया और उस गुफा में आग लगा दिया गया। लगभग 4 घंटे तेल डालकर उन राक्षस को जलाया गया, तब उन राक्षस की बॉडी और हड्डी जली। सब राक्षस जब जलकर मिट्टी में मिल गए, उसके बाद उस गुफा में झील से पानी लेकर छोड़ा गया। जब सारे सबूत मिटा दिए गए, तब सेनाध्यक्ष वहां से गए। उसके बाद वहां से सैनिक भी अपने अपने स्थान पर जाने लगे। सब सैनिक को सख्त निर्देश था
कि इस घटना की जानकारी बाहर ना आ पाए। गांव के लोग भी अपने घरों में आने लगे। मीडिया रिपोर्टर भी वहां आकर जांच पड़ताल करने लगे, पर किसी मीडिया रिपोर्टर को वहां पर कोई सुराग नहीं मिल पाया। सैनिकों ने राक्षसों के पांव के निशान तक को मिटा दिया था। सेना ने गांव में जब सब लोग पहुंच गए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सेना ने यह बयान दिया कि यहां सब बेकार की अफवाह फैलाई गई थी। इस गांव में कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ दिन भर इसी गांव में थे, पर यहाँ कोई भी पागल इंसान दिखाई नहीं दिया हमें। यहाँ के जंगलों में कुछ चोर रहते थे, जिसमें से एक तांत्रिक था, उसी ने यह सब खेल रचा था। मीडिया रिपोर्टर भी यह जवाब सुनकर वहां चुपचाप वहां से चले गए, क्योंकि ऐसी कोई उनको खबर ही नहीं मिल पाई उनको जो उनके दिखाने लायक हो। शाम होते होते रावण, रूही और पलवी तीनों रावत विला पर पहुंच चुके थे। तीनों कार से उतरे। रावण कार से उतरकर अंदर विला में चला गया। रूही और पलवी गेस्ट हाउस के अपने कमरे में चली गई और बाथरूम जाकर फ्रेश होकर रूही और पलवी दोनों गेस्ट हाउस के बगीचे में बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थी। रावण भी अपने कमरे से फ्रेश होकर बाहर आकर डाइनिंग एरिया में एक चेयर लेकर बैठ गया। तभी वहां घर कुक आकर बोला, सर क्या कुछ नाश्ता करेंगे? रावण कुक की ओर देखकर बोला, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मुझको भूख लगी है। जी सर, अभी है तो नहीं, लेकिन आप बस 2 मिनट इंतजार करें, मैं अभी लेकर आया। यह बोलकर कुक किचन में चला गया। रावण वहां बैठा बैठा बोर हो रहा था। तभी गेट की ओर से कुछ कदमों की आहट हुई। रावण ने उस तरफ देखा तो तनु और उसके पापा दोनों एक साथ वहां आ रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई दे रही थी। जब उन लोग ने रावण को डाइनिंग एरिया में बैठे हुए देखा तो रणबीर जी और तनु रावण के बगल में आकर चेयर लेकर बैठ गए। रावण बोला, क्या कुछ दिक्कत है जो आप लोग परेशान दिख रहे हैं? तनु बोली, कुछ नहीं जी, जमीन खरीद में 2 परिवार ने अपना जमीन देने से मना कर दिया, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? बस 2 लोग ने ही मना किया है ना, और सबकी खरीदारी तो हो गई ना। रणबीर जी बोले, हाँ, और सबकी तो खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने 1400 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं, और जो 2 लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते वह दोनों ही नितिन पटेल के पार्टनर है। वह चाहते हैं कि हम नितिन पटेल से समझौता करें। रावण बोला, पापा जी, आप भी ना इतनी छोटी बात को लेकर टेंशन ले रहे हैं। मैं जाकर बात करूंगा, आप लोग रिलैक्स करें। तनु बोली, पर वह दोनों पीएम के घास बिजनेस पार्टनर है, उनसे उलझना अभी हमारे लिए सही नहीं होगा। तनु तुम भी ना बच्चों जैसी बात करती हो, कल का कल देखेंगे। क्या मैं पागल थोड़ी हूँ कि हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहूंगा? तभी वहां कुक रावण के लिए खाना लेकर आ गया और टेबल पर रखने लगा। खाना टेबल पर रखते ही रावण प्लेट में खाना निकालने लगा। तनु को रावण आज थोड़ा अजीब लगा कि रावण तो हमेशा राइट हैंड से खाना निकालता है या खाता, पर आज बाएं हाथ से निकाल रहा है। तनु को अपने तरफ देखता देखकर रावण बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वह लड़ाई में थोड़ा चोट लग गया था दाहिने हाथ। यह सुनकर तनु अपने चेयर से उठकर रावण के पास जाकर उसका दाहिना हाथ छूकर देखने लगी, जिसके कारण रावण को हृदय होने लगा। रणबीर जी बोले, बेटा अस्पताल चले जाओ, छोटी चोट भी कभी कभी नसुर बन जाता है इंसान के लिए। रावण बोला, पापा जी, कल तो हम लोग यहाँ से लंदन जा ही रहे हैं, तो वही काव्या से दिखा लेंगे। तनु बोली, ठीक है, दिखा लेना, पर खाना इधर लाओ, मैं खिला देती हूँ तुमको। रावण ने प्लेट तनु के ओर बढ़ा दिया। तनु प्लेट लेकर अपने हाथों से रावण को खाना खिलाने लगी। तभी वहां रूही और पलवी दोनों एक साथ आई और रणबीर जी को नमस्कार करी। रणबीर जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों भी मेरी बेटी की तरह ही हो। यह सुनकर रूही बोली, ओ तो हम हैं। चलिए आज मैं आपको एक वीडियो दिखाती जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। तनु बोली, कैसा वीडियो, मुझे भी दिखाना। रूही बोली, ठीक है बॉस,
हम सब देखेंगे। यह बोलकर रूही ने अपना फोन निकालकर टेबल पर रखा और वीडियो शुरू कर दिया। जब वीडियो शुरू हुआ तो तनु, रणबीर जी और पल्लवी तीनों आंखें बड़ी बड़ी करके उस वीडियो को ही देखे जा रहे। जब वह वीडियो खत्म हो गया उसके बाद भी सबकी नजर उस फोन पर ही था। रणबीर जी सबसे पहले शाक से बाहर आए और बोले, योगी बेटा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए सरकार है, आर्मी है, अगर तुमको कुछ हो जाता तो? तनु बोली, हाँ बोलो। उतने बड़े बड़े राक्षस से लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं सोचते कि हम लोग का क्या होगा तुमको कुछ हो गया तो? तनु, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ हुआ थोड़ी है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तनु बोली, हाँ वह तो दिख रहा है, अगर उन राक्षसों का एक भी वार तुमको छूकर भी गया होता तो मैं अयाना को क्या जवाब देती? रावण बोला, ठीक है मिस सिंह, आज से कभी भी कोई काम करना होगा तो तुमसे पूछ कर ही रहूंगा। बिल्कुल पूछ कर ही करना। यह लो खाना खाओ। यह बोलकर तनु रावत रावण को खाना खिलाने लगी। रावण रूही की ओर देखकर बोला, मिल गई अब शांति, कोई बात छुपा कर नहीं रख सकती हो। यह सुनकर रूही हंसने लगी और बोली, मैंने सच्चाई दिखाई है कि तुम अगली बार से ध्यान रखोगे कि ऐसे वक्त पर अकेले कहीं जाओगे। रणबीर जी उन लोग को बातें करते देखकर वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। अयाना की नींद खुली तो उसने सोचा, चलो एक बार तनु को फोन करके पूछ लूं कि रावण को कहीं चोट तो नहीं आई है। यह सोचकर अयाना ने तनु को कॉल मिलाया। इधर लंदन के मिश्रा विला, रात के 3 बजे। जब अयाना बोली, तनु यार नींद कैसे आएगी? जब किसी का पति उटपटांग हरकतें करता रहेगा तो क्या वह ठीक है? तनु बोली, लग तो रहा कल रात तक तो हम वही होगे, खुद ही देख लीजिएगा, अभी तो ठीक ही लग रहे हैं। अयाना बोली, ठीक है तो मैं अब सो लेती हूँ, उनको देख लेना सही से, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं दी, वह बिल्कुल ठीक है, आप सो जाओ, कल रात के डिनर पर मिलते हैं। ठीक है तो मैं फोन रखती हूँ। यह बोलकर अयाना ने फोन कट कर दिया और फिर सोने के लिए बेड पर लेट गई। कल कटते ही तनु बोली, मिस्टर, क्या यह खबर दी को पता चल गया है? रूही बोली, हाँ अयाना जी सब कुछ पहले से ही जानती है। तनु बोली, इसलिए तो वह परेशान हो रही है। बताओ जी, आप यहाँ खाना खा रहे हो और आपकी बीवी वहाँ टेंशन में सो भी नहीं पा रही है। वह तो मैंने कुछ बताए नहीं, ना तो क्या होता, यह आप भी जानते हैं। रावण बोला, ठीक है मिस सिंह, अभी वहां जाकर भी कुछ ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। यह बोलकर रावण वहां से पानी पिया और कमरे की ओर चला गया। तनु भी रावण के पीछे पीछे जाने लगी। रावण जब कमरे में गया तो वह जाकर बेड पर लेट गया और अपने शरीर पर चादर डाल लिया। तनु भी तब तक कमरे में पहुंच चुकी थी, पर तनु रावण को सोते देखकर कुछ बोली नहीं और वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वह बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई और तावल लेकर रावण के बगल में आकर लेट गई। तनु ने गलती से रावण के दाहिने हाथ को उठाकर उस पे अपना सर रखना चाहा, पर जैसे ही तनु ने रावण के दाहिने हाथ को उठाया, वह हाथ तो टूटा हुआ था, जिसके कारण रावण को बहुत तेज दर्द हुआ और वह उठकर बेड पर ही बैठ गया और गुस्सा होकर बोला, तुमको पता था कि इस हाथ में चोट लगी है तो तुमने इसको छूने की क्या जरूरत थी? तनु रोते हुए बोली, सारी गलती हो गई, पर आप हॉस्पिटल जाने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब आपका हाथ टूट चुका है तो आप इतना देर बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? अभी आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले। रावण बोला, तनु, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका इलाज सिर्फ काव्या ही कर सकती है। यहाँ के डॉक्टर के पास जाने पर वह लोग हाथ में राड डाल देंगे। तनु बोली, ठीक है तो अभी ही हम लंदन के लिए रवाना होंगे। हम आप उठिए, मैं कपड़े पहनती हूँ। छोड़ो ना, कल सुबह तो चली रहे हैं। आप उठिएगा या काव्या को फोन करूँ मैं? ठीक है चलो, मैं चलने को तैयार हूँ, पर कल वह जमीन की डील भी तो करनी थी।
तनु बेड से उतरकर अपने कपड़े पहनते हुए बोली, वह जमीन बाद में देखेंगे, पहले तुम चलो। रावण बोला, ठीक है चलो। दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए और तनु ने तुरंत रूही को मैसेज किया, पल्लवी के साथ तुम गेट पर मिलो, मैं वहीं आ रही हूँ। मैसेज मिलते ही रूही और पल्लवी दोनों गेस्ट हाउस से निकलकर गेट की ओर बढ़ गई। रावण और तनु विला से निकलकर पार्किंग में पहुंचे। तभी वहां दिव्या जी अपनी कार लेकर पहुंच गई और तनु और योगी को एक साथ बाहर जाते देखकर बोली, क्या बात है, शाम को कहाँ चल दिए? तनु बोली, माँ हम लोग लंदन जा रहे, आप पापा से बोल दीजिएगा, हम लोग 10 दिन के अंदर ही वहां से लौट आएंगे। पर लंदन तो तुम लोग कल जाने वाले थे, तो अभी क्या वहां पर कुछ हुआ है? नहीं माँ, वहां सब ठीक है, बस मेरी वहां एक मीटिंग है, बस उसी के लिए मुझे कल ही वहां पहुंचना होगा। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना दोनों। तनु बोली, ठीक है माँ। यह बोलकर तनु कार मंग बैठ गई और अपने बगल वाला गेट खोल दिया। रावण भी गेट खुलते ही कार में बैठ गया। रावण के बैठते ही तनु कार लेकर गेट की ओर बढ़ गई। तनु कार लेकर गेट पर पहुंची तो वहां से रूही और पल्लवी भी उसी कार में बैठ गई। उनके बैठते ही तनु कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। दिव्या जी घर में गई तो रणबीर जी वहां बैठकर लेफ्ट फन करके पॉकेट नोवेल पर कहानी पढ़ रहे थे। यह देखकर दिव्या जी बोली, आप भी ना बच्चों की तरह कहानियां पढ़ते रहते हैं। रणबीर जी बोले, तो क्या करूं, अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था तो पढ़ लिया। तुम भी कभी बोर होने लगो तो तुम भी पढ़ सकती हो, पॉकेट नोवेल पर बहुत तरह की कहानियां हैं, तुमको जो अच्छा लगे तुम वह कहानी पढ़ सकती हो। दिव्या जी बोली, वह तो ठीक है रावत जी, पर आपको पता तनु और रावण अभी अभी लंदन के लिए निकल गए। रणबीर जी बोले, छोड़ो ना, तुम रावण को थोड़ा बहुत चोट लगा है, अयाना को पता चल गया होगा तो बुलाया होगा। तुम मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। दिव्या जी बोली, पर योगी को चोट कैसे लग गया? ओ तो जीने से गिर गया। रणबीर जी ने दिव्या जी से सच छुपा लिया। अगर वह सच बता देते तो दिव्या जी रणबीर जी के ऊपर सवालों की बारिश कर देती, जिसका जवाब उनके पास नहीं होता, इसलिए रणबीर जी ने सच्चाई छुपा लिया। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ डिश बना देती हूँ। यह बोलकर दिव्या जी कमरे से निकलकर किचन में चली गई। चैप्टर 116 दिल्ली एयरपोर्ट। तनु रावत कार लेकर सीधा एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया की ओर चली आई। वहां पर पहले से ही रावत परिवार का एक फ्लाइट लगा हुआ था। तनु कार लेकर जब फ्लाइट के करीब पहुंची तो कार को रोका और तनु कार से उतरकर रावण जिस तरफ बैठा था उधर का गेट खोला। रूही और पल्लवी भी कार से उतर चुकी थी। तनु ने इशारे में सबको फ्लाइट में चलने को कहा। कुछ ही सेकंड में वह चारों फ्लाइट में जाकर बैठ गए। सब लोग जब आराम से सीट पर बैठकर बेल्ट लगा लिए तो फ्लाइट ने लंदन के लिए उड़ान भरी। कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश। संजय पांडे और उनके गैंग ने पूरे कानपुर शहर पर अपना कंट्रोल बना लिया था। वह लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होते चले जा रहा था। नितिन पटेल के पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक संसद कोई ना कोई रोज मारा जा रहा था। यह खबर नितिन पटेल तक भी पहुंच चुकी थी, पर यह सब कौन कर रहा था किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सीएम भी बहुत परेशान थे और राज्य को ना संभाल पाने की वजह से उनको हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री चेंज होते ही संजय पांडे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया और चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। संजय के कुछ साथी भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। नितिन पटेल बहुत ज्यादा सोच विचार करके यह पता कर पाया कि इसके पीछे सिंह परिवार का हाथ हो सकता है, पर नितिन पटेल की दुविधा यह थी कि अयाना उसके और उसके आदमियों को मिल नहीं पा रही थी। नितिन पटेल के सारे पार्टनर भी हैरान थे। नितिन पटेल ने अपने सभी पार्टनर को मैसेज के जरिए
अयाना सिंह को ठिकाने लगाने को कहा, जिससे उसकी सरकार बची रहे। नितिन पटेल ने अपने कुछ बड़े गैंगस्टर साथियों को भी मैसेज के जरिए अयाना सिंह को मारने का हुक्म दे दिया। तभी नितिन पटेल का पीए उसके कमरे में पहुंच गया और नितिन पटेल को परेशान देखकर बोला, क्या बात है सर? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। नितिन गुस्से में बोला, कुछ महीने में चुनाव होने वाला है और वह लड़की जिसका हमने पूरा बिजनेस तबाह कर दिया, फिर भी वह मेरे पीछे पड़ी है। अभी तक हम यह भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि वह है कहाँ। पीए बोला, सर मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम कुछ अपने सीबीआई अधिकारी को अयाना सिंह के पीछे लगा दे, जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पीए तुम बोल तो रहे हो, पर क्या अयाना को वह लोग पकड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, पर पॉसिबल हो तो करो। मैं उस लड़की की मौत चाहता हूँ, बस तुम जाओ और जो हो सके वह करो। पीए बोला, जी सर। यह बोलकर वह कमरे से बाहर चला गया। इधर देश के सबसे बड़े परिवार और उनके कुछ बिजनेस पार्टनर मुंबई में एक मीटिंग कर रहे थे। वहां एक विदेशी निवेश बोला, हम लोग को कैसे भी अयाना सिंह का वह प्रोजेक्ट्स हासिल करना होगा, नहीं तो अगर वह हमारे किसी दुश्मन बिजनेसमैन के हाथ लग गया तो हम लोग को मुश्किल हो सकता है आगे चलकर। दूसरा पार्टनर, जिसका नाम सिपू अदानी था, वह बोला, क्या करे, अयाना अभी सिंह पैलेस पर है ही नहीं, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मेरे आदमी सिंह पैलेस पर 3 दिन से है, पर उनको कुछ पता नहीं चल सका है कि अयाना सिंह वहां है भी या नहीं। तीसरा बिजनेसमैन, जिसका नाम दीपू मालवीय था, उसने कहा, हमें उसको खोजना तो पड़ेगा ही। तुम सबको यह बात तो पता ही है कि पीएम नितिन पटेल और उसके पार्टनर भी अयाना की खोजबीन कर रहे हैं। अगर उसको अयाना मिल गई तो हम लोग और कमजोर हो जाएंगे। एक विदेशी बिजनेसमैन अहमद खान बोला, हम लोग क्यों ना अयाना सिंह से मुलाकात करके उसके पार्टनर बन जाए, यह हमारे लिए ही सही होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हम कोई गलत कार्य भी नहीं करते जिससे अयाना सिंह को हमारे साथ पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत होगी। एक और विदेशी निवेशक बोला, बात तो सही है, पर क्या करें इस सुझाव का, जब अयाना सिंह से हम लोग मिल ही नहीं सकते। तभी उन लोग में जो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था, जिसका नाम महावीर राठौर था, वह बोला, अगर तुम लोग अयाना सिंह के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ना चाहते हो तो मैं कुछ बोलूं। सब बिजनेस पार्टनर एक साथ बोले, कहिए राठौर जी, आपकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं। महावीर राठौर बोले, मैं अयाना सिंह का पता जानता हूँ, अगर तुम सब लोग उसके पार्टनर बनाना चाहते हो तो मैं आगे उससे बात कर सकता हूँ। सब एक साथ बोले, हम सब लोग तैयार हैं, बस हमें अयाना सिंह के साथ काम करने हैं, आप बस उससे बात करें, वह जहाँ बोलेगी वहाँ पर हम पैसा लगाने को तैयार हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोग कुछ दिन का टाइम दे, मैं अयाना सिंह के पास यह खबर पहुँचा दूंगा, पर तुम लोग उसके साथ वफादार रहना होगा, नहीं तो एक बार सोच कर देखना, जब वह देश के पीएम को चुनौती दे सकती है तो वह हम लोग को ठिकाने भी लगा सकती। तुम लोग को तो पता होगा ही कि उसके पीछे कितने बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन और सरकार पड़ी है, फिर भी उसको खोज नहीं पाई है। इसलिए अयाना सिंह अभी किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं आ सकती। हाँ, उसकी बात अलग है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में हम लोग से पैसे लेने के लिए मान जाएगी। यह सुनकर सिपू अदानी बोला, हम सब तैयार हैं, बस हम लोग को कैसे भी अयाना सिंह के साथ कार्य करना है। राठौर जी बोले, तो ठीक है, अब हम लोग अपनी अगली मीटिंग 1 मंथ बाद करेंगे, और हाँ, सब दोस्तों से आग्रह है कि कुछ करोड़ रुपए लेकर ही मीटिंग में पहुंचना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगली मीटिंग तक मैं अयाना सिंह को यहाँ पर लेकर आऊंगा। अगर लेकर नहीं आ पाया तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूर मना लूंगा। वहां सब राठौर जी के बात सुनकर खुश थे, सबने एक साथ चेस किया और पार्टी में लग गए। सबके चेहरे पर खुशी थी कि वह अयाना सिंह के साथ कार्य करेंगे। वह लोग इतने खुश थे कि किसी ने यह तक नहीं पूछा कि राठौर जी अयाना को कैसे जानते हैं। सब पार्टनर पार्टी में मस्त थे। सुबह मिश्रा विला, लंदन।
काव्या और भावना सुबह में उठाकर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर ऑफिस निकल गई थी। अयाना की नींद जब खुली तो उसने सबसे पहले अपने फोन को देखा और वह हैरान होकर अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह के 11 बज गए। वह बेड से उतरकर बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई और अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई तो राकेश जी डाइनिंग हॉल में ही बैठे हुए थे। यह देखकर अयाना राकेश जी के पास आकर बोली, पापा, क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? राकेश जी बोले, कैसे कर लेता, तुम जो सो रही थी। चलो अब आ गई तो नाश्ता निकाल लो, दोनों नाश्ता कर ले। ठीक है पा। यह बोलकर अयाना ने 2 प्लेट में नाश्ता निकालकर एक प्लेट को राकेश जी की ओर बढ़ा दिया और दूसरी प्लेट लेकर खुद ही नाश्ता करने बैठ गई। राकेश जी नाश्ता करते हुए बोले, क्या वह ठीक है? क्या उसको पहाड़ जैसे राक्षस से लड़ने के बाद भी छोटा सी भी चोट नहीं लगा? पिताजी, आप क्या चाहते हैं कि उसके हाथ पांव टूट जाते और वह लगड़ा हो जाता? मैं आपसे नाराज हूँ। राकेश जी बोले, बेटा, तुम समझ नहीं रही, सोचकर एक बार देखो, अगर मैं उस जगह होता तो अभी तक मेरा कोई अता पता भी नहीं होता। तुम लोग ने मेरे लिए दामाद तो बहुत खतरनाक चुना है, पता ना कभी गुस्सा होकर मुझे मारने आ जाए तो? अयाना हंसकर बोली, आप भी ना, वह बिना मतलब के किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वह पागल थोड़ी है जो आपसे लड़ने लगेंगे। चलिए नाश्ता करिए, कल तक तो वह यहाँ पहुँच ही जाएगा। राकेश जी बोले, ठीक है, देखते हैं कि मेरा दामाद कितना पावरफुल है। अयाना बोली, देख लेना। तभी अयाना का फोन रिंग करने लगा। अयाना ने फोन देखा तो राजवीर कॉल कर रहा था तो अयाना कॉल उठाकर बोली, तो मिस्टर, कैसे याद किया? राजवीर बोला, हम लोग दुबई के लिए निकल रहे, क्या कुछ डिस्कशन करना है? तो बोल दो, विला पर ही आ जाता हूँ। अयाना बोली, तो ऐसा करो, तुम जाओ, मैं मैसेज कर दूंगी नैना के पास कि और क्या क्या डिस्कशन करना है वहां के सरकार के साथ। राजवीर बोला, बोस, आपका कहा मैं टाल थोड़ी सकता हूँ, आप तो मेरी सोने की चिड़िया है, ज्यादा मक्खन मत लगावो और निकलो। यह बोलकर अयाना ने कॉल कट कर दिया। राकेश जी बोले, क्या राजवीर था? हाँ पिताजी, वही था, जब देखो तब मजाक के मूड में ही रहता है। बेटा, वह वैसा ही है बचपन से, तुम उसके बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ठीक है पिताजी। राजवीर कॉल कटते ही बोला, क्या समझती है यह लड़की अपने आप को? जिस राजवीर को पाने के लड़कियों की लाइन लगी होती है और यह लड़की कुछ समझती ही नहीं। नैना बोली, सर, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। राजवीर बोला, ठीक है चलो। नैना और राजवीर 2 फ्लाइट में जाकर बैठ गए। कुछ मिनट बाद उस फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। इधर मिश्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में भावना और काव्या ऑफिस में फाइल चेक करते और साइन करते करते बोर हो चुके थे। काव्या तो फिर भी अभी ठीक थी, पर भावना को नींद आने लगी थी तो वह सोफे पर जाकर लेट गई। काव्या फाइल को चेक करने में लगी रही। मिश्रा विला में राकेश जी और अयाना दोनों एक साथ पार्क में टहल रहे थे और वाटर महल पर बातें कर रहे थे। तभी अयाना के फोन पर कॉल आने लगा। अयाना ने फोन लेकर देखा तो तनु का कॉल आ रहा था। तनु का कॉल आते देखकर अयाना ने फोन रिसीव करके बोली, हाँ तनु, क्या बात है? अभी फोन कर रही हो, क्या कोई दिक्कत है? तनु बोली, नहीं दी, मैं लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली हूँ कुछ ही देर में। क्या तुम हम लोग को लेने के लिए किसी को भेज सकती हो? क्यों नहीं, पर तुम एक दिन पहले ही कैसे आ गए? तुम तो कल आने वाली थी। दी, आप भी ना घर आकर बात करते हैं, हम 4 लोग हैं, एक कार भेज दे। और काव्या दी कहा है, उनको भी बुला लीजिएगा विला पर। अयाना काव्या का नाम सुनकर बोली, क्या कुछ गड़बड़ है? रावण तो ठीक है ना? दी, पतिदेव ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा और बोल दिया। आप कार भेज दो एयरपोर्ट पर, हम कुछ देर में लैंड होंगे। अयाना बोली, ठीक है, तो एयरपोर्ट के नजदीक ही हमारा हेड ऑफिस है और काव्या वहीं पर है, तो मैं उसी को भेज देती हूँ। ठीक है दी, भेज दो। यह बोलकर तनु ने कॉल कट कर दिया।
कॉल कट होते ही राकेश जी बोले, कौन था? तुम परेशान क्यों लग रही हो? पिताजी, तनु कुछ देर में ही रावण के साथ यहाँ पहुँचने वाली है, पता ना क्यों मुझे शक लग रहा है कि तनु मुझसे कुछ छुपा रही है। राकेश जी बोले, कोई बात नहीं, कुछ देर में तो वह लोग यहाँ पहुँच ही जाएंगे, तो देख लेंगे। ठीक है, मैं काव्या दी को बोल देती हूँ कि वह रावण जी को लेने एयरपोर्ट चली जाए। यह बोलकर अयाना ने काव्या के फोन पर मैसेज कर दिया। काव्या के फोन पर मैसेज आते ही वह भूल गई कि उसका लंच टाइम है। वह भावना को ऑफिस में ही छोड़कर ऑफिस से बाहर आ गई। राकेश जी के असिस्टेंट ने जब देखा कि काव्या बहुत खुश होकर लिफ्ट की ओर जा रही है तो वह बोले, काव्या जी, लंच टाइम में आप कहाँ जा रही है? क्या कोई जरूरी काम है? राठौर जी, मैं अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ, कुछ मेरे दोस्त आए हैं, उन लोग को ही लेने। इसमें आपको जाने की क्या जरूरत, आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। काव्या बोली, राठौर जी आप बस ऑफिस संभाले, वह मेरे खास है, मैं नहीं गई तो वह लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए आप भावना का ध्यान रखिएगा। वह अंदर सो रही है, मैं जब तक नहीं आती तब तक सीईओ केविन में कोई ना जाए तो ही सही होगा। राठौर जी बोले, बिल्कुल बॉस, ऐसा ही होगा, आप जाओ। काव्या लिफ्ट पकड़कर नीचे गई और अपने कार की ओर जाने लगी। जब ड्राइवर ने काव्या को आते देखा तो कार का पीछे वाला गेट को खोल दिया। काव्या जाकर कार में बैठ गई और बोली, एयरपोर्ट लेकर चलो। ड्राइवर बोला, जी मैम। वह कार लेकर एयरपोर्ट के ओर निकल गया। काव्या के कार की सुरक्षा बढ़ा दिया गया था जिससे उसको कोई किडनैप ना कर ले। काव्या के कार के साथ 10 कारें एक साथ चल रही थी, जिसको देखकर रोड अपने आप खाली हो जा रही थी, क्योंकि वह सब मर्सिडीज की सबसे एडवांस मॉडल की कारें थी, जिस पर ग्रेनाइट तोप के गोले, छोटी मिसाइल से हमला होने पर उन सब कारों का कोई नुकसान नहीं था। काव्या कुछ मिनट में ही एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में पहुंच चुकी थी, जहां बड़े बिजनेसमैन के फ्लाइट और जेट विमान आते जाते थे। काव्या अभी अपने कार में ही बैठकर रावण और तनु का इंतजार कर रही थी, लेकिन मिश्रा परिवार के कुछ गार्ड्स अपनी कार से निकलकर काव्या के कार के अगल-बगल में आकर खड़े हो गए। कुछ बिजनेसमैन का ध्यान जब मिश्रा परिवार के गार्ड्स पर गई तो उन लोग को समझने में देर नहीं लगा कि डॉक्टर काव्या जी ही इस कार में हो सकती है। कुछ बिजनेसमैन ने काव्या से मिलने का सोचा, पर उन लोग को यह ठीक नहीं लगा, इसलिए कोई भी बिजनेसमैन काव्या से मिलने नहीं गया। तभी वहां रावत परिवार का फ्लाइट लैंड हुआ। फ्लाइट लैंड होते ही तनु, रावण, रूही और पल्लवी से बोली, तुम तीनों मास्क लगा लो। रूही बोली, ठीक है बॉस। सबने मास्क लगा लिया। तनु रावत पायलट केविन में जाकर बोली, आप लोग फ्लाइट लेकर वापस चले जाना, हम लोग को कुछ दिन यहाँ लगने वाले हैं, तो जब हमको आना होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है बॉस। तनु पायलट केविन से बाहर आई और चारों एक साथ फ्लाइट से बाहर आए। जैसे ही वह लोग फ्लाइट से नीचे आए, वहां काव्या खड़ी थी। वह तनु को आगे आते देखकर पहले तनु से गले मिली। तनु भी काव्या से खुश होकर गले मिली। काव्या तनु को छोड़कर रावण की तरफ जैसे ही गले मिलने बढ़ी, तनु बोली, काव्या दी, थोड़ा आराम से, उनका एक हाथ टूट गया है। यह सुनकर काव्या गले मिलने के बजाय रावण के शर्ट उतारने लगी, जिससे काव्या को पता चल सके कि रावण को कितना चोट आई है। काव्या को पागलों की तरह हरकत करते देखकर तनु बोली, दी, यहाँ बहुत लोग की नजर आ पर ही है, तो क्यों ना पहले हम घर चले। काव्या बोली, ठीक है चलो। वह सब कार की ओर बढ़े तो काव्या रावण को अपने साथ वाली कार में बैठने को कहा और तनु, रूही और पल्लवी को दूसरे कार में। सब लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए। एयरपोर्ट पर कुछ बिजनेसमैन परिवार ने यह नोटिस कर लिया था कि जिस मास्क वाले लड़के से काव्या इतनी चिपक रही थी, आखिर वह था कौन। सब इसी बात को लेकर कुछ देर तक आपस में डिस्कशन करते रहे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह लड़का था कौन। काव्या रावण के साथ मिश्रा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के कार पार्किंग में पहुंच चुकी थी।
वह सब कार से उतरकर लिफ्ट लेकर 16वें माले पर पहुंच गए। 16वें माले पर जब सब लोग पहुंच गए तो सीईओ के ऑफिस में अंदर आ गए। भावना अभी भी सोफे पर सो रही थी। तनु उसके बगल में जाकर लेट गई और रूही घर पल्लवी को भी बैठने का इशारा कर दिया। रूही और पल्लवी इशारे मिलते ही 2 चेयर लेकर तनु से कुछ दूरी पर बैठ गई। काव्या ने रावण को सीईओ के टेबल पर लेटा दिया था और उसका शर्ट खोलकर उसके हाथ का चेकअप कर रही थी। जब काव्या का चेकअप पूरा हुआ तो वह गुस्सा होकर बोली, अगर मैं ना होती तो क्या लगता है पतिदेव, आपका हाथ सही हो पता। मुझको तो अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम यह सब बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। मिस सिंह, जब तक आप जैसी खूबसूरत बिविया मेरे पास रहेगी तब तक मुझको दर्द का एहसास तो नहीं होने वाला। काव्या बोली, तनु सुन रही हो ना, महाशय का एक हाथ टूटा हुआ है और यहाँ मुझको मक्खन लगा रहे हैं। इनको मजाक लग रहा है कि जो हड्डी एक बार खत्म हो गई या टूट गई, क्या कोई डॉक्टर बिना राड़ के ठीक कर सकता है? नहीं, पर क्या कहूँ मैं इनको? तनु बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं, यह बताओ कि इनका हाथ कितने दिन में ठीक हो जाएगा पहले जैसा। काव्या बोली, लगभग 1 मंथ, अगर यह टाइम पर दवा खा ले तब। भावना की नींद खुल चुकी थी। वह बोली, दी दवा तो टाइम पर मैं खिला दूंगी, लेकिन अभी तो एक ही हाथ टूटा हुआ है। अयाना दी को पता चला तो कहीं दूसरा भी हाथ ना तोड़ दे। यह सुनकर रावण बोला, पांडे जी, शायद आप भूल गई है कि आज आप जहाँ है वहाँ मेरे वजह से ही है। भावना बोली, पतिदेव, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। काव्या बोली, ठीक है, चलो सब पहले घर चले, उसके बाद तो बातें होती रहेगी। तनु बोली, ठीक है, तो चलते हैं। सब लोग ऑफिस से निकलकर लिफ्ट से नीचे गए और कार में बैठकर मिश्रा विला के लिए निकल गए। चैप्टर 116। दिल्ली एयरपोर्ट। तनु रावत कार लेकर सीधा एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया की ओर चली आई। वहां पर पहले से ही रावत परिवार का एक फ्लाइट लगा हुआ था। तनु कार लेकर जब फ्लाइट के करीब पहुंची तो कार को रोका और तनु कार से उतरकर रावण जिस तरफ बैठा था उधर का गेट खोला। रूही और पल्लवी भी कार से उतर चुकी थी। तनु ने इशारे में सबको फ्लाइट में चलने को कहा। कुछ ही सेकंड में वह चारों फ्लाइट में जाकर बैठ गए। सब लोग जब आराम से सीट पर बैठकर बेल्ट लगा लिए तो फ्लाइट ने लंदन के लिए उड़ान भरी। कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश। संजय पांडे और उनके गैंग ने पूरे कानपुर शहर पर अपना कंट्रोल बना लिया था। वह लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होते चले जा रहा था। नितिन पटेल के पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक, संसद कोई ना कोई रोज मारा जा रहा था। यह खबर नितिन पटेल तक भी पहुंच चुकी थी, पर यह सब कौन कर रहा था किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सीएम भी बहुत परेशान थे और राज्य को ना संभाल पाने की वजह से उनको हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री चेंज होते ही संजय पांडे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया और चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। संजय के कुछ साथी भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। नितिन पटेल बहुत ज्यादा सोच विचार करके यह पता कर पाया कि इसके पीछे सिंह परिवार का हाथ हो सकता है, पर नितिन पटेल की दुविधा यह थी कि अयाना उसके और उसके आदमियों को मिल नहीं पा रही थी। नितिन पटेल के सारे पार्टनर भी हैरान थे। नितिन पटेल ने अपने सभी पार्टनर को मैसेज के जरिए अयाना सिंह को ठिकाने लगाने को कहा, जिससे उसकी सरकार बची रहे। नितिन पटेल ने अपने कुछ बड़े गैंगस्टर साथियों को भी मैसेज के जरिए अयाना सिंह को मारने का हुक्म दे दिया। तभी नितिन पटेल का पीए उसके कमरे में पहुंच गया और नितिन पटेल को परेशान देखकर बोला, क्या बात है सर, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। नितिन गुस्से में बोला, कुछ महीने में चुनाव होने वाला है और वह लड़की जिसका हमने पूरा बिजनेस तबाह कर दिया, फिर भी वह मेरे पीछे पड़ी है। अभी तक हम यह भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि वह है कहाँ। पीए बोला, सर मेरे पास एक रास्ता है,
क्यों ना हम कुछ अपने सीबीआई अधिकारी को अयाना सिंह के पीछे लगा दे, जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पीए, तुम बोल तो रहे हो, पर क्या अयाना को वह लोग पकड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, पर पॉसिबल हो तो करो। मैं उस लड़की की मौत चाहता हूँ बस। तुम जाओ और जो हो सके वह करो। पीए बोला, जी सर। यह बोलकर वह कमरे से बाहर चला गया। इधर देश के सबसे बड़े परिवार और उनके कुछ बिजनेस पार्टनर मुंबई में एक मीटिंग कर रहे थे। वहां एक विदेशी निवेश बोला, हम लोग को कैसे भी अयाना सिंह का वह प्रोजेक्ट्स हासिल करना होगा, नहीं तो अगर वह हमारे किसी दुश्मन बिजनेसमैन के हाथ लग गया तो हम लोग को मुश्किल हो सकता है आगे चलकर। दूसरा पार्टनर, जिसका नाम सिपू अदानी था, वह बोला, क्या करे, अयाना अभी सिंह पैलेस पर है ही नहीं तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मेरे आदमी सिंह पैलेस पर 3 दिन से है, पर उनको कुछ पता नहीं चल सका है कि अयाना सिंह वहां है भी या नहीं। तीसरा बिजनेसमैन, जिसका नाम दीपू मालवीय था, उसने कहा, हमें उसको खोजना तो पड़ेगा ही। तुम सबको यह बात तो पता ही है कि पीएम नितिन पटेल और उसके पार्टनर भी अयाना की खोजबीन कर रहे हैं। अगर उसको अयाना मिल गई तो हम लोग और कमजोर हो जाएंगे। एक विदेशी बिजनेसमैन अहमद खान बोला, हम लोग क्यों ना अयाना सिंह से मुलाकात करके उसके पार्टनर बन जाए, यह हमारे लिए ही सही होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हम कोई गलत कार्य भी नहीं करते जिससे अयाना सिंह को हमारे साथ पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत होगी। एक और विदेशी निवेशक बोला, बात तो सही है, पर क्या करें इस सुझाव का, जब अयाना सिंह से हम लोग मिल ही नहीं सकते। तभी उन लोग में जो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था, जिसका नाम महावीर राठौर था, वह बोला, अगर तुम लोग अयाना सिंह के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ना चाहते हो तो मैं कुछ बोलूं। सब बिजनेस पार्टनर एक साथ बोले, कहिए राठौर जी, आपकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं। महावीर राठौर बोले, मैं अयाना सिंह का पता जानता हूँ, अगर तुम सब लोग उसके पार्टनर बनाना चाहते हो तो मैं आगे उससे बात कर सकता हूँ। सब एक साथ बोले, हम सब लोग तैयार हैं, बस हमें अयाना सिंह के साथ काम करने हैं, आप बस उससे बात करें, वह जहाँ बोलेगी वहाँ पर हम पैसा लगाने को तैयार है। ठीक है, तो मुझे आप लोग कुछ दिन का टाइम दे, मैं अयाना सिंह के पास यह खबर पहुँचा दूंगा, पर तुम लोग उसके साथ वफादार रहना होगा, नहीं तो एक बार सोच कर देखना, जब वह देश के पीएम को चुनौती दे सकती है तो वह हम लोग को ठिकाने भी लगा सकती। तुम लोग को तो पता होगा ही कि उसके पीछे कितने बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन और सरकार पड़ी है, फिर भी उसको खोज नहीं पाई है। इसलिए अयाना सिंह अभी किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं आ सकती। हाँ, उसकी बात अलग है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में हम लोग से पैसे लेने के लिए मान जाएगी। यह सुनकर सिपू अदानी बोला, हम सब तैयार हैं, बस हम लोग को कैसे भी अयाना सिंह के साथ कार्य करना है। राठौर जी बोले, तो ठीक है, अब हम लोग अपनी अगली मीटिंग 1 मंथ बाद करेंगे, और हाँ, सब दोस्तों से आग्रह है कि कुछ करोड़ रुपए लेकर ही मीटिंग में पहुंचना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगली मीटिंग तक मैं अयाना सिंह को यहाँ पर लेकर आऊंगा। अगर लेकर नहीं आ पाया तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूर मना लूंगा। वहाँ सब राठौर जी के बात सुनकर खुश थे, सबने एक साथ चेस किया और पार्टी में लग गए। सबके चेहरे पर खुशी थी कि वह अयाना सिंह के साथ कार्य करेंगे। वह लोग इतने खुश थे कि किसी ने यह तक नहीं पूछा कि राठौर जी अयाना को कैसे जानते हैं। सब पार्टनर पार्टी में मस्त थे। सुबह मिश्रा विला लंदन। काव्या और भावना सुबह में उठाकर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर ऑफिस निकल गई थी। अयाना की नींद जब खुली तो उसने सबसे पहले अपने फोन को देखा और वह हैरान होकर अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह के 11 बज गए। वह बेड से उतरकर बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई और अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई तो राकेश जी डाइनिंग हॉल में ही बैठे हुए थे। यह देखकर अयाना राकेश जी के पास आकर बोली, पापा, क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? राकेश जी बोले, कैसे कर लेता, तुम जो सो रही थी, चलो अब आ गई तो
नाश्ता निकाल लो, दोनों नाश्ता कर ले। ठीक है पा। यह बोलकर अयाना ने 2 प्लेट में नाश्ता निकाल कर एक प्लेट को राकेश जी की ओर बढ़ा दिया और दूसरी प्लेट लेकर खुद ही नाश्ता करने बैठ गई। राकेश जी नाश्ता करते हुए बोले, क्या वह ठीक है? क्या उसको पहाड़ जैसे राक्षस से लड़ने के बाद भी छोटा सी भी चोट नहीं लगा? पिताजी, आप क्या चाहते हैं? कि उसके हाथ पांव टूट जाते और वह लगड़ा हो जाता। मैं आपसे नाराज हूँ। राकेश जी बोले, बेटा तुम समझ नहीं रही, सोचकर एक बार देखो, अगर मैं उस जगह होता तो अभी तक मेरा कोई अता पता भी नहीं होता। तुम लोग ने मेरे लिए दामाद तो बहुत खतरनाक चुना है, पता ना कभी गुस्सा होकर मुझे मारने आ जाए तो। अयाना हंसकर बोली, आप भी ना, वह बिना मतलब के किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वह पागल थोड़ी है जो आपसे लड़ने लगेंगे। चलिए नाश्ता करिए, कल तक तो वह यहाँ पहुँच ही जाएगा। राकेश जी बोले, ठीक है, देखते हैं कि मेरा दामाद कितना पावरफुल है। अयाना बोली, देख लेना। तभी अयाना का फोन रिंग करने लगा। अयाना ने फोन देखा तो राजवीर कॉल कर रहा था, तो अयाना कॉल उठाकर बोली, तो मिस्टर कैसे याद किया? राजवीर बोला, हम लोग दुबई के लिए निकल रहे, क्या कुछ डिस्कशन करना है? तो बोल दो, विला पर ही आ जाता हूँ। अयाना बोली, तो ऐसा करो, तुम जाओ, मैं मैसेज कर दूंगी नैना के पास कि और क्या क्या डिस्कशन करना है वहां के सरकार के साथ। राजवीर बोला, बोस आपका कहा मैं टाल थोड़ी सकता हूँ, आप तो मेरी सोने की चिड़िया है, ज्यादा मक्खन मत लगावो और निकलो। यह बोलकर अयाना ने कॉल कट कर दिया। राकेश जी बोले, क्या राजवीर था? हाँ पिताजी, वही था, जब देखो तब मजाक के मूड में ही रहता है। बेटा वह वैसा ही है बचपन से, तुम उसके बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ठीक है पिताजी। राजवीर कॉल कटते ही बोला, क्या समझती है यह लड़की अपने आप को? जिस राजवीर को पाने के लड़कियों की लाइन लगी होती है और यह लड़की कुछ समझती ही नहीं। नैना बोली, सर फ्लाइट का टाइम हो चुका है। राजवीर बोला, ठीक है चलो। नैना और राजवीर 2 फ्लाइट में जाकर बैठ गए। कुछ मिनट बाद उस फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। इधर मिश्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में भावना और काव्या ऑफिस में फाइल चेक करते और साइन करते करते बोर हो चुके थे। काव्या तो फिर भी अभी ठीक थी, पर भावना को नींद आने लगी थी तो वह सोफे पर जाकर लेट गई। काव्या फाइल को चेक करने में लगी रही। मिश्रा विला में राकेश जी और अयाना दोनों एक साथ पार्क में टहल रहे थे और वाटर महल पर बातें कर रहे थे। तभी अयाना के फोन पर कॉल आने लगा। अयाना ने फोन लेकर देखा तो तनु का कॉल आ रहा था। तनु का कॉल आते देखकर अयाना ने फोन रिसीव करके बोली, हाँ तनु, क्या बात है? अभी फोन कर रही हो, क्या कोई दिक्कत है? तनु बोली, नहीं दी, मैं लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली हूँ कुछ ही देर में। क्या तुम हम लोग को लेने के लिए किसी को भेज सकती हो? क्यों नहीं, पर तुम एक दिन पहले ही कैसे आ गए? तुम तो कल आने वाली थी। दी, आप भी ना घर आकर बात करते हैं। हम 4 लोग हैं, एक कार भेज दे। और काव्या दी कहा है, उनको भी बुला लीजिएगा विला पर। अयाना काव्या का नाम सुनकर बोली, क्या कुछ गड़बड़ है? रावण तो ठीक है ना? दी, पतिदेव ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा और बोल दिया। आप कार भेज दो एयरपोर्ट पर, हम कुछ देर में लैंड होंगे। अयाना बोली, ठीक है, तो एयरपोर्ट के नजदीक ही हमारा हेड ऑफिस है और काव्या वहीं पर है, तो मैं उसी को भेज देती हूँ। ठीक है दी, भेज दो। यह बोलकर तनु ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही राकेश जी बोले, कौन था? तुम परेशान क्यों लग रही हो? पिताजी, तनु कुछ देर में ही रावण के साथ यहाँ पहुँचने वाली है, पता ना क्यों मुझे शक लग रहा है कि तनु मुझसे कुछ छुपा रही है। राकेश जी बोले, कोई बात नहीं, कुछ देर में तो वह लोग यहाँ पहुँच ही जाएंगे, तो देख लेंगे। ठीक है, मैं काव्या दी को बोल देती हूँ कि वह रावण जी को लेने एयरपोर्ट चली जाए। यह बोलकर अयाना ने काव्या के फोन पर मैसेज कर दिया। काव्या के फोन पर मैसेज आते ही वह भूल गई कि उसका लंच टाइम है।
वह भावना को ऑफिस में ही छोड़कर ऑफिस से बाहर आ गई। राकेश जी के असिस्टेंट ने जब देखा कि काव्या बहुत खुश होकर लिफ्ट की ओर जा रही है तो वह बोले, काव्या जी लंच टाइम में आप कहाँ जा रही है? क्या कोई जरूरी काम है? राठौर जी मैं अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ, कुछ मेरे दोस्त आए हैं, उन लोग को ही लेने। इसमें आपको जाने की क्या जरूरत, आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। काव्या बोली, राठौर जी आप बस ऑफिस संभाले, वह मेरे खास है, मैं नहीं गई तो वह लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए आप भावना का ध्यान रखिएगा। वह अंदर सो रही है, मैं जब तक नहीं आती तब तक सीईओ केविन में कोई ना जाए तो ही सही होगा। राठौर जी बोले, बिल्कुल बोस, ऐसा ही होगा, आप जाओ। काव्या लिफ्ट पकड़कर नीचे गई और अपने कार की ओर जाने लगी। जब ड्राइवर ने काव्या को आते देखा तो कार का पीछे वाला गेट को खोल दिया। काव्या जाकर कार में बैठ गई और बोली, एयरपोर्ट लेकर चलो। ड्राइवर बोला, जी मैम। वह कार लेकर एयरपोर्ट के ओर निकल गया। काव्या के कार की सुरक्षा बढ़ा दिया गया था जिससे उसको कोई किडनैप ना कर ले। काव्या के कार के साथ 10 कारें एक साथ चल रही थी, जिसको देखकर रोड अपने आप खाली हो जा रही थी, क्योंकि वह सब मर्सिडीज की सबसे एडवांस मॉडल की कारें थी, जिस पर ग्रेनाइट तोप के गोले, छोटी मिसाइल से हमला होने पर उन सब कारों का कोई नुकसान नहीं था। काव्या कुछ मिनट में ही एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में पहुंच चुकी थी, जहां बड़े बिजनेसमैन के फ्लाइट और जेट विमान आते जाते थे। काव्या अभी अपने कार में ही बैठकर रावण और तनु का इंतजार कर रही थी, लेकिन मिश्रा परिवार के कुछ गार्ड्स अपनी कार से निकलकर काव्या के कार के अगल-बगल में आकर खड़े हो गए। कुछ बिजनेसमैन का ध्यान जब मिश्रा परिवार के गार्ड्स पर गई तो उन लोग को समझने में देर नहीं लगा कि डॉक्टर काव्या जी ही इस कार में हो सकती है। कुछ बिजनेसमैन ने काव्या से मिलने का सोचा, पर उन लोग को यह ठीक नहीं लगा, इसलिए कोई भी बिजनेसमैन काव्या से मिलने नहीं गया। तभी वहां रावत परिवार का फ्लाइट लैंड हुआ। फ्लाइट लैंड होते ही तनु, रावण, रूही और पल्लवी से बोली, तुम तीनों मास्क लगा लो। रूही बोली, ठीक है बोस। सबने मास्क लगा लिया। तनु रावत पायलट केविन में जाकर बोली, आप लोग फ्लाइट लेकर वापस चले जाना, हम लोग को कुछ दिन यहाँ लगने वाले हैं, तो जब हमको आना होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है बोस। तनु पायलट केविन से बाहर आई और चारों एक साथ फ्लाइट से बाहर आए। जैसे ही वह लोग फ्लाइट से नीचे आए वहां काव्या खड़ी थी। वह तनु को आगे आते देखकर पहले तनु से गले मिली। तनु भी काव्या से खुश होकर गले मिली। काव्या तनु को छोड़कर रावण की तरफ जैसे ही गले मिलने बढ़ी, तनु बोली, काव्या दी थोड़ा आराम से, उनका एक हाथ टूट गया है। यह सुनकर काव्या गले मिलने के बजाय रावण के शर्ट उतारने लगी, जिससे काव्या को पता चल सके कि रावण को कितना चोट आई है। काव्या को पागलों की तरह हरकत करते देखकर तनु बोली, दी यहाँ बहुत लोग की नजर आ पर ही है, तो क्यों ना पहले हम घर चले। काव्या बोली, ठीक है चलो। वह सब कार की ओर बढ़े तो काव्या रावण को अपने साथ वाली कार में बैठने को कहा और तनु, रूही और पल्लवी को दूसरे कार में। सब लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए। एयरपोर्ट पर कुछ बिजनेसमैन परिवार ने यह नोटिस कर लिया था कि जिस मास्क वाले लड़के से काव्या इतनी चिपक रही थी, आखिर वह था कौन। सब इसी बात को लेकर कुछ देर तक आपस में डिस्कशन करते रहे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह लड़का था कौन। काव्या रावण के साथ मिश्रा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के कार पार्किंग में पहुंच चुकी थी। वह सब कार से उतरकर लिफ्ट लेकर 16वें माले पर पहुंच गए। 16वें माले पर जब सब लोग पहुंच गए तो सीईओ के ऑफिस में अंदर आ गए। भावना अभी भी सोफे पर सो रही थी। तनु उसके बगल में जाकर लेट गई और रूही घर पल्लवी को भी बैठने का इशारा कर दिया। रूही और पल्लवी इशारे मिलते ही 2 चेयर लेकर तनु से कुछ दूरी पर बैठ गई। काव्या ने रावण को सीईओ के टेबल पर लेटा दिया था और उसका शर्ट खोलकर उसके हाथ का चेकअप कर रही थी। जब काव्या का चेकअप पूरा हुआ तो वह गुस्सा होकर बोली, अगर मैं ना होती तो क्या लगता है पति देव,
आपका हाथ सही हो। पता मुझको तो अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम यह सब बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। मिस सिंह, जब तक आप जैसी खूबसूरत बिविया मेरे पास रहेगी तब तक मुझको दर्द का एहसास तो नहीं होने वाला। काव्या बोली, तनु सुन रही हो ना, महाशय का एक हाथ टूटा हुआ है और यहाँ मुझको मक्खन लगा रहे हैं। इनको मजाक लग रहा है कि जो हड्डी एक बार खत्म हो गई या टूट गई, क्या कोई डॉक्टर बिना राड़ के ठीक कर सकता है? नहीं, पर क्या कहूँ मैं इनको? तनु बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं, यह बताओ कि इनका हाथ कितने दिन में ठीक हो जाएगा, पहले जैसा? काव्या बोली, लगभग 1 मंथ, अगर यह टाइम पर दवा खा ले तब। भावना की नींद खुल चुकी थी। वह बोली, दी दवा तो टाइम पर मैं खिला दूंगी, लेकिन अभी तो एक ही हाथ टूटा हुआ है। अयाना दी को पता चला तो कहीं दूसरा भी हाथ ना तोड़ दे। यह सुनकर रावण बोला, पांडे जी, शायद आप भूल गई है कि आज आप जहाँ है वहाँ मेरे वजह से ही है। भावना बोली, पतिदेव, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। काव्या बोली, ठीक है, चलो सब पहले घर चले, उसके बाद तो बातें होती रहेगी। तनु बोली, ठीक है, तो चलते हैं। सब लोग ऑफिस से निकलकर लिफ्ट से नीचे गए और कार में बैठकर मिश्रा विला के लिए निकल गए। चैप्टर 117। मिश्रा विला। राकेश जी और अयाना मिश्रा विला के पार्क में बैठकर रावण के आने का इंतजार कर रहे थे। अयाना बस रावण को एक बार देखना चाहती थी। उसको एहसास हो चुका था कि रावण को जरूर कुछ हुआ है, पर वह अपनी धैर्य बनाए हुए थी। राकेश जी अयाना को परेशान होते देखकर बोले, अयाना बेटा, तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या कोई दिक्कत है? नहीं पा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही। तभी विला में एक साथ 4 कारें अंदर आने लगी। अयाना कारों को अंदर आते देखकर पार्किंग एरिया की ओर जाने लगी। राकेश जी भी अपने जगह से खड़े होकर अयाना के पीछे चलने लगे। सभी कारें जब पार्किंग में रुक गई तब तक अयाना भी काव्या के कार तक पहुंच चुकी थी। अयाना ने काव्या की कार का गेट खोल कर देखा तो रावण सही सलामत था। तब जाकर उसको थोड़ा बहुत चैन मिला। अयाना को कार का गेट खोलते देखकर रावण बोला, मिस सिंह, आप कब से यह काम करने लगी? रावण की बात सुनकर काव्या को हंसी आ गई, पर अयाना गुस्सा होकर बोली, मिस्टर, मैं तो बस तुमको देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। वैसे तनु कहाँ है? तनु बोली, मैं तो आपके पीछे हूँ। अयाना तनु के करीब जाकर गले लगकर बोली, तो बहाना कैसी हो? रावण और काव्या कार से उतरकर काव्या के कमरे में चले गए। भावना, तनु और अयाना भी बात करते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी। राकेश जी वहां गए तो पर उनपे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो वह वहां से लौटकर पार्क में आकर बैठ गए। घर के ड्राइवर और गार्ड्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह लड़का आखिर है कौन, जो उसके सामने अयाना, काव्या या भावना सब नतमस्तक है। एक कुक से रहा नहीं गया तो वह जाकर शेखावत जी से बोला, सर, वह लड़का कौन है जो काव्या जी के साथ अभी कमरे में गया? शेखावत जी बोले, विवेक जी, वह लड़का ही इस घर का अगला बॉस है। विवेक जी बोले, आप यह क्या बोल रहे हैं? क्या वह लड़का राकेश जी का बेटा है? नहीं विवेक, वह अयाना और काव्या दोनों का पति है। यही नहीं, भावना और तनु रावत जिससे अयाना गले मिली, वह दोनों भी रावण की ही बिविया है। विवेक जी शौक होकर बोले, क्या उस लड़के ने 4 शादी करी है? शेखावत जी बोले, हाँ, उसने 4 शादी करी। यह बात आप अपने तक ही रखे तो सही होगा, घर में किसी और को यह खबर ना लग पाए। विवेक जी बोले, शेखावत जी, मैं क्यों किसी से यह बात बोलूंगा? वैसे भी सब अपने आप ही समझ जाएंगे। शेखावत जी बोले, कोई बात नहीं, पता चलने दो, हमें क्या, बस आप मत बताना, सबको पता भी चलेगा तो भी सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही चल पाएगा। तभी राकेश जी बोले, शेखावत, विवेक से बोलो कि आज कुछ अच्छा डिनर तैयार करे। यह सुनकर विवेक बोला, जी सर, बिल्कुल, मैं अभी से ही काम पर लग जाता हूँ। यह बोलकर विवेक वहां से चला गया।
काव्या रावण को कमरे में ले जाकर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था कि कोई कमरे में ना आ सके, और रावण के हाथ चेकअप करने लगी। भावना पांडे पल्लवी और रोहिणी को एक कमरे में लेकर गई और उनको कमरा दिखाने लगी। पर रोहिणी और पल्लवी दोनों शॉक थी। वहां दोनों विला की सजावट और डेकोरेशन देखकर हैरान थी और अपने में दोनों यही सोच रही थी, काश मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह पाती। भावना उन दोनों को शांत देखकर बोली, मिस सावरकर, क्या आप दोनों को यह कमरा पसंद आया या कोई और दिखा दूं? पर उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। भावना उनके करीब जाकर बोली, तो सावरकर जी, यह कमरा पसंद आया? सावरकर बोली, जी बिल्कुल मिस भावना, हमको यह बहुत पसंद आया। ठीक है मिस सावरकर, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। पल्लवी पाटिल बोली, जी ठीक है, आप जा सकती है। भावना उस कमरे से निकलकर अयाना को खोजने लगी कि वह किधर है। रोहानी और पल्लवी उस कमरे में इधर उधर टहलकर देखने लगी। आज वह दोनों बहुत खुश थी। इधर अयाना और तनु दोनों हवल में बैठकर चाय पीते हुए दिल्ली वाले जमीन खरीद को लेकर आपस में डिस्कशन कर रही थी। तनु रावत बोली, अयाना, वहां पर एक प्रॉब्लम है। वहां हमने और सब जमीन खरीद तो कर ली है, पर वहां पर कुछ जमीन नितिन पटेल के बिजनेस पार्टनर के है, जो हमें अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अयाना बोली, कोई बात नहीं मिस रावत, उस बारे में अब हम बाद में बात करेंगे। चलो पहले रावण से मिल लूं मैं, पता ना काव्या उसको लेकर कहाँ गई। तनु बोली, कहाँ गई होगी, अपने कमरे में लेकर गई होगी। वैसे भी वह बहुत शैतान हो गए हैं, पता है, मैं उनकी वजह से मुझे 2 दिन तक चलने में दिक्कत हो रही थी। पहले दिन तो बेड से उतरने में भी असमर्थ थी मैं। अयाना बोली, ऐसा भी क्या कर दिए थे वो, जो तुम इतनी। तभी भावना पीछे से बोली, तो आप दोनों यहाँ बैठी है, मैं कब से आप दोनों को खोज रही हूँ। अयाना बोली, हम दोनों तो यही बैठे हैं जब से तनु यहाँ आई है। क्या तुमने रोहिणी और पल्लवी को उसका कमरा दिखा दिया? हाँ मिस अयाना, मैंने दिखा दिया। क्या अब हम लोग रावण जी के पास चले? तनु रावत बोली, चलते हैं। वह तीनों अपने कमरे की ओर जाने लगी। जब वह दोनों वहां पहुंची तो गेट खोला तो गेट अंदर से लॉक था। यह देखकर अयाना बोली, क्या इन दोनों को यह सब दिन में ही करना था? रुको, मैं इन दोनों को क्लास लगाती हूँ। तनु बोली, अयाना दी, रहने दो, हम बाहर कुछ देर और टहल लेते हैं, थोड़ा बहुत देर में फिर वापस आ जाएंगे। अयाना कुछ सोच विचार करके बोली, ठीक है, तो चलो, तुम मेरे पिता से एक बार मिलो, आई तब से मिली नहीं हो। तनु रावत बोली, ठीक है दी, चलिए। वह तीनों वहां से निकलकर विला के पार्क में पहुंची तो वहां राकेश जी और शेखावत जी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। राकेश जी जब अयाना, तनु और भावना को आते देखा तो शेखावत को इशारे में वहां से जाने को बोला। शेखावत जी वहां से उठकर चले गए। अयाना, भावना और तनु तीनों राकेश जी के बगल वाले चेयर पर आकर बैठ गई। तनु को बैठने के बाद एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, तो तनु तुरंत चेयर से उठकर राकेश जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। राकेश जी ने तनु के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, खुश रहो बेटी। तनु आशीर्वाद लेकर अपने चेयर पर बैठ गई। राकेश जी बोले, तो तनु बेटी, क्या रावत इंडस्ट्रीज सही से चल रही है? तनु बोली, जी अंकल। राकेश जी बोले, तो क्या तुम चारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता? तनु बोली, अंकल जी, हम चारों एक ही है और जब तक हम चारों जीवित रहेंगे तब तक तो हम आपस में तो नहीं लड़ने वाले। राकेश जी बोले, यह तो अच्छी बात है बेटी, तुम चारों एक रहो तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अयाना बोली, पिताजी हम एक ही रहेंगे, आप बस अपना ख्याल रखें। तभी तनु की नजर एक गार्ड पर गई जो उस समय से राकेश जी को घूरे जा रहा था। तनु को यह थोड़ा बहुत अजीब लगा। वह अयाना से इशारे में बोली, क्या यहाँ पर मिश्रा इंडस्ट्रीज के दुश्मन भी है? अयाना इशारों में ही बोली है,
क्या पूछ रही हो और क्यों पूछ रही हो? क्या यहाँ तुमको कुछ गड़बड़ लग रहा है? तनु इशारे में बोली, लगता है मिश्रा परिवार के गार्ड्स में कुछ गार्ड्स बाहरी है। अयाना तुम ऐसा करो, यहाँ विला में जितने भी गार्ड्स, कुक और जो लोग इस विला में आते जाते रहते हैं, सबको एक बार यहाँ बुला लो, मैं सबको एक बार देखना चाहती हूँ। अयाना इशारे बोली, ठीक है मिस ऑफिसर रावत, मैं यह अभी कर देती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दूसरे परिवार का मुखबिर है। तभी राकेश जी बोले, अयाना और तनु तुम दोनों इशारे में क्या बात कर रही हो? यहाँ कुछ गड़बड़ है। अयाना बोली, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही हम दोनों बस अपने विला में जितने भी गार्ड्स हैं उनको कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे थे बस। राकेश जी बोले, तुम लोग को जो अच्छा लगे वह करो, मुझको क्या, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तनु बोली, अंकल आप तो अभी बिल्कुल जवान है, वैसे आप नुरा आंटी से मिले या नहीं? राकेश जी यह सुनकर शकपकाते हुए बोले, कहाँ मिला मैं उससे? तनु बोली, ठीक है तो आप मेरे फोन से बात कर ले, मैं फोन लगा देती हूँ। राकेश जी बोले, मुझे सब समझ आ रहा है बेटी तनु, तुम मुझको कमरे में भेजना चाहती हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तनु बोली, नहीं अंकल जी सच में, मैं तो आंटी जी से बात करना चाहती हूँ आपकी। राकेश जी बोले, मैं खुद अपने फोन से कॉल कर लूंगा, तुम सब निश्चिंत रहो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। यह बोलकर राकेश जी वहां से उठकर जाने लगे। अयाना ने अपने पिता को वहां से जाते देखकर इशारे में भावना को भी विला में जाने को बोला। भावना भी चेयर से उठकर चली गई। तनु बोली, तो बुलाए सभी गार्ड्स और वर्कर को। अयाना बोली, ठीक मिस रावत। यह बोलकर अयाना ने शेखावत जी के फोन पर मैसेज भेजा कि मिश्रा विला के मैन गेट को सील करे और आप गेट पर ही रुके, कोई भागने की कोशिश करे तो जान से मार डाले, और मिश्रा परिवार के गार्ड्स, वर्कर सबको पार्क में भेजे, हम उन लोग को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। शेखावत जी के फोन पर मैसेज आते ही वह समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह सभी गार्ड्स और वर्कर को मैसेज कर दिए, सभी लोग तुरंत पार्क में बने बैठक के सामने इकट्ठे हो, सबको छोटी बोस कुछ उपहार देने वाली है। सभी गार्ड्स और वर्कर यह मैसेज पढ़कर खुशी में पार्क की ओर जाने लगे। चैप्टर 118। अयाना और तनु रावत दोनों मिश्रा विला के पार्क में बैठकर सभी वर्कर का वहां पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अयाना बोली, तनु क्या तुझको लगता है कि यहाँ कोई दूसरे परिवार का मुखबिर है? दी आप जानती हो ना, मैं एक अफसर रह चुकी हूँ, तो इतना भरोसा तो मुझको है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम बस देखो। अयाना बोली, तनु वह कुछ बोलने वाली थी पर चुप हो गई। सभी गार्ड्स और वर्कर वहां पहुंचने लगे थे और एक एक कर वह आते जा रहे थे। अयाना अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाए ही रहती थी। एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि अयाना अपने कमरे से निकलने के बाद मास्क लगाए हो। वह अभी भी वहां मास्क लगाकर ही बैठी थी और सभी गार्ड्स की ओर देख रही थी। तनु की नजर भी अब सभी गार्ड्स और वर्कर पर शिफ्ट हो चुका था। वह ध्यान से एक एक गार्ड्स को देख रही थी, जिससे उसको पता कर सके कि यहाँ कौन दुश्मन है। जब सभी गार्ड्स और वर्कर वहां पहुंच गए तो तनु अपने चेयर से उठकर उन लोग के करीब पहुंच गई और सबको एक एक कर देखने लगी। वहां पर जो मिश्रा परिवार गार्ड्स और वर्कर थे, सबकी नजरें नीची थी, क्योंकि उन लोग को पता था कि मिश्रा परिवार का सभी रूल कुछ दिन पहले चेंज किया गया है, जिससे सबको डर था कि अगर उनमें से किसी ने तनु की ओर देखा तो उसकी जान खत्म समझो। लेकिन वहां जो दुश्मन गार्ड्स के रूप में थे, उन दो तीन लोग की नजर तनु की खूबसूरत बंदन और मनमोहक खुशबू के कारण वह तनु की ओर अपने आप को देखने से रोक नहीं पा रहे थे। वह लोग बार बार तनु को घूरे जा रहे थे। तनु भी सभी को देखने के बाद अपने चेयर पर आकर बैठ गई और अयाना से इशारे में बोली, टोटल 4 लोग ने सेंध मारा है तुम्हारे परिवार में। अयाना शौक होकर बोली, क्या? कौन है वह लोग? अयाना के मुंह से यह बात तेज आवाज में आई।
यह वहां जीतने भी वर्कर और गार्ड्स से सबने सुन लिया, और जो किलर इस विला में गार्ड्स के रूप में थे वह लोग तो यह बात सुनकर ही वहां से भागने लगे। उनको भागते हुए देखकर विला के गार्ड्स ने उनको दौड़कर पकड़ लिया और उन चारों को अयाना के पास लेकर आए। एक गार्ड बोला, मैं इनका क्या करना है? इनको जान से मार दे। अयाना बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन में महासंग्राम होने वाला है, तो तनु क्या इन लोग के साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहोगी? दी, आप भी कैसी बात करती हो? मैं तो पहले से ही इनको अपने हाथों से मारने का प्लान कर लिया था। वैसे इनका बोस अभी भी छिपा हुआ है, और यह 4 नहीं 5 है। यह सुनकर उस किलर को समझ आ गया कि अब वह बचने वाला नहीं, वह चारों का बोस था। उसको हैरानी हुई और वह डरकर वहां से भागा नहीं। वह सभी गार्ड्स जैसा ही वर्तव कर रहा था कि वह पकड़ा ना जा सके। मिश्रा विला के सभी गार्ड्स और वर्कर सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कोई तो मिले, पर उनको किसी पर शक नहीं हुआ। तनु उस गैंगस्टर सुपारी किलर का नाम लेकर बोली, मंकी जी भीड़ से बाहर निकले। शायद आप मुझको नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। यह सुनकर मंकी के होश उड़ गए। वह वहां से दौड़कर भागने लगा, पर उसको भी पकड़ लिया गया। अयाना बोली, तनु तुम इसको कैसे जानती हो? तनु बोली, दी, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों है? मैं सभी देशों के शूटर, सुपारी किलर, गैंगस्टर को जानती हूँ जिन्होंने कभी भारत में क्राइम किया हो। तब तक कुछ गार्ड्स मंकी को पकड़कर वहां लेकर आ गए। मंकी हैरान होकर बोला, आप मुझको कैसे पहचानती है? मैं तो कभी भी आपसे नहीं मिला, और ना आप चीन देश से है। मंकी जी, आप भूल रहे हैं कि आपने भारत में भी थोड़ा बहुत सुपारी किलिंग करते हैं, तो मुझे तो आपको पहचान होनी ही चाहिए। वैसे आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? मंकी बोला, मैं कभी यह बात तो नहीं बताने वाला, चाहे तुम मुझको मौत क्यों ना दे दो। तनु बोली, तो मिस्टर किलर तुमसे कैसे कोई बात निकालनी है वह मुझको पता है। वैसे भी तुम 2 कोड़ी के किलर हो। तुमको लगता है तुम अगर ना बताओ तो तुमको मैं कौन सी सजा दूंगी? मंकी बोला, मिस, चाहे आप जो भी है, अगर आप मुझको यहाँ पर मारेंगी, वैसे ही आपकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं है आप किससे पंगा ले रही है। यह सुनकर अयाना बोली, तुमको तो जैसे सब पता है। तुमको क्या लगता है हम तुमको यहाँ से जीवित जाने देंगे? मंकी बोला, मिस सिंह, आप भूल रही है आपके पीछे कितने लोग पड़े हैं। मैं आया तो था आपको किडनैप करने ही, पर आपकी इंसानियत को देखकर मैंने आपको अभी तक छोड़ रखा था, नहीं तो आप कब के ठिकाने लगाई जा चुकी होती। मंकी की बात सुनकर अयाना को शौक लगा और वह हैरान होकर तनु की ओर देखने लगी। तनु बोली, तो मिस्टर किलर ने रहम किया मेरे दी पर, तो क्यों ना मैं भी तुमको जाने दो, पर उसके बदले में मुझे वह बताओ तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। मंकी बोला, मैं यह नहीं बता सकता, चाहे आप जो भी कर ले, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तनु बोली, मैं समझ रही हूँ मंकी किलर की वह तुमसे ताकतवर है, पर हमसे तो नहीं। मंकी बोला, आप लोग हो सकते हैं उनसे ताकतवर, पर उन लोग के साथ कई देश की सरकार खड़ी है जो उनकी हर कदम पर मदद कर सकती है। मंकी जी, आप भूल रहे हैं आप किसके कब्जे में। अभी मैं चाहूँ तो आपको ठिकाने लगा सकती हूँ। मंकी बोला, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तनु बोली, ठीक है। यह बोलकर वह चेयर से उठकर एक किलर के करीब पहुंचकर उसके सीने पर एक तेज पंजा मारा, उस किलर का दिल निकाल लिया और उसको खाने लगी। उस किलर की एक झटके में ही तड़प तड़प के मौत हो गई थी। तनु जब उस किलर का दिल खा रही थी, वह दिल उस समय भी जीवित ही था। यह देखकर वहां सभी की आंखें फटे के फटे रह गए और उनको तनु के तरफ देखने से भी डर लग रहा था। जो गार्ड्स उस किलर को पकड़ कर रखे थे वह तो बेहोश ही हो गए। बस वहां अयाना ही शांति से अपनी जगह पर बैठी थी, क्योंकि उसने यह सब पहले ही देख रखा था। राकेश जी भी अपने कमरे में बैठकर दूरबीन की मदद से वहां क्या चल रहा सब पर नजर रखे हुए थे, और जब उन्होंने यह सीन देखा तो
वह अपनी जगह पर जैसे थे, बिल्कुल एक मूर्ति के रूप में बदल चुके थे। और नीचे तनु को इंसान का कच्चा दिल खाते हुए देख रहे थे। मंकी और उसके साथी भी तनु का यह रूप देखकर डरकर कांपने लगे थे। एक किलर डरते हुए बोला, हम चिन के बिजनेसमैन संघिचचू के कहने पर अयाना जी को किडनैप करने आए थे और हम लोग को यहाँ का गार्ड्स बनने में आपके ही एक बिजनेस पार्टनर ने मदद किया है। हम लोग आए तो थे अयाना जी को किडनैप करने पर उनके व्यवहार और सबको मदद करने, गार्ड्स के बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने और इनकी विनम्रतापूर्वक स्वभाव को देखकर हमने अभी बाहर किसी से नहीं बताए है कि आप यहाँ हैं, पर बहुत सारे बिजनेसमैन को पता चल चुका है कि आप मिश्रा विला। अयाना बोली, यह कैसे हो सकता है? मैं बिना मास्क के यहाँ से बाहर तक नहीं जाती। मंकी बोला, मिस सिंह, यह बात तो हम सबके सामने नहीं बता सकते, पहले आप अपने गार्ड्स और वर्कर को यहाँ से भेजें। अयाना यह सुनकर कंफ्यूज होकर तनु की ओर देखकर इशारों में पूछा, क्या तुम सबको संभाल सकती हो? तनु भी इशारे में बोली दी, आप मुझ पर शक कर रही है? अयाना वहां जितने भी गार्ड्स और वर्कर थे सबको वहां से जाने को कहा। अयाना की बात मानकर वहां से सभी लोग जाने लगे। जिन गार्ड्स ने किलर को पकड़ कर रखा था वह सब भी वहां से चले गए। मंकी ने चारों तरफ एक नजर देखा और वह अयाना के थोड़ा करीब आकर बोला, आप यहाँ पर है, इसकी खबर आपके अंकल ने लीक किया है। वह नहीं चाहते कि आप और काव्या जी मिश्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करे। यह सुनकर अयाना को एक झटका लगा और वह अपने चेयर पर बैठ गई और सोच में डूब गई। तनु बोली, मंकी, क्या यहाँ मजाक चल रहा है? यह बात अगर झूठ निकली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मंकी बोला, मैम, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद भी पता कर सकती है कि अयाना जी के अंकल का आपके परिवार के दुश्मनों के साथ उठना बैठना है या नहीं। अयाना अपने सोच से बाहर निकलकर बोली, ठीक है मिस्टर मंकी, हम आपके बातों का ध्यान रखेंगे। आप लोग की पहचान सबके सामने आ चुकी है, तो आप क्या यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे या मेरे साथ मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहना चाहेंगे? अयाना जी, हम अगर यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो ज्यादा वक्त जीवित नहीं रह पाएंगे। हो सके तो आप हमें यही मौत दे दे, कम से कम हमारा परिवार तो जीवित रहेगा। अयाना बोली, ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। तनु बोली दी, यह किलर है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनको अपने साथ रखना सही नहीं होगा। अयाना बोली, तनु, अगर इन लोग को मुझको किडनैप करना होता या मारना होता तो कब के ही कर चुके होते, पर इन लोग ने ऐसा नहीं किया। दी, पर मैं इसमें सहमति नहीं दे सकती। अयाना बोली, पागल लड़की, मुझे किडनैप करने कोई छोटे किलर तो आएंगे नहीं। मैं अब इनको अपने टीम में रखकर उन लोग को ठिकाने लगाने का सोच रही हूँ जो मुझे ठिकाना लगाना चाहते हैं। दी, ठीक है, पर इसमें बहुत रिस्क है। अयाना और तनु यह सब बातें बहुत धीरे धीरे कर रही थी, उनके अलावा और किसी को सुनाई ना दे। जब दोनों का डिस्कशन खत्म हो गया तो अयाना बोली, तुम चारों अभी यह कार की चाबी लो और सीधे मिश्रा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के सीईओ के केविन में चोरी छुपे चले जाना। मैं कल वहीं मिलती हूँ, और धोखा देना का तो सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी मिस सिंह, हम ऐसा ही करेंगे, आप निश्चित रहे। वह कार का चाबी लेकर सभी वहां से कार पार्किंग में गए और वहां से कार में बैठकर निकल गए। अयाना ने शेखावत जी के फोन पर मैसेज कर दिया था कि उन लोग को जाने दे और अपना एक बॉडीगार्ड उनके पीछे लगा दे। शेखावत जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। क्या करना चाहती थी अयाना उन लोग के साथ? मिश्रा इंडस्ट्रीज का कौन सा पार्टनर धोखेबाज था? अयाना के अंकल क्यों अयाना और काव्या को मारना चाहते थे? आगे के एपिसोड्स के लिए बने रहें स्टोरी वाले बॉक्स पर।